मैं देखता हूँ मेरी टीम ने 12 के साथ कुछ किया है जी। हो गया था। असल में पता है क्या बात ये है कि एंड पे क्या होना है, जब भी बच्चों ने प्रैक्टिस करनी है उनको होगा कि आखिरी 5-6 दिन जो है ना पास पेपर्स की प्रैक्टिस हुई थी, लगे में लगा हो जाए, तो कॉलेज वाले अब भी हैप्पी हो जाएंगे। वो कहेंगे ठीक है अगली दफ़ा जो है ना वो चले, कॉलेज वाले हैप्पी हो ना हो, मैं अगली दफ़ा मुझे पास पेपर की डिस्कशन नहीं करानी पड़ेगी, वही वीडियो उठा के हम उन बच्चों के उसमें डाल देंगे, वो जो उनके मज़ीद 6-7 दिन जो बर्बाद किए जाएँ, क्योंकि बच्चे तो घर बैठ के देखने के आदी हो जाते हैं मैक्सिमम। नहीं असल में 9-10 मुहर्रम आगे पीछे होने से ना स्केड्यूल चेंज हुआ है। अब मेरी 10 अगस्त को पहली क्लास है, 10, 11, 12 ये 3 दिन क्लास होगी, फिर 2 दिन का गैप है, और फिर 15 और 16 सिर्फ कॉस्ट, 21 घंटे तक कॉस्ट ही कॉस्ट। तो काफ़ी प्लान किया उसके लिए, काफ़ी जो है ना एक लॉजिकल वे में लेके चलने का, ज़रा लोगों को पता तो लगे कि ये लॉजिकल सब्जेक्ट है। सबने रट्टे मारे हुए होते हैं, सबको सवाल करने आते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता पीछे कहानी क्या चल रही है। सवाल थोड़ा सा घूम के आता है, पता है कॉस्ट का रिजल्ट इतना फ्लक्चुएट करता है, एक टाइम में 24% होता है, एक में 48% होता है, एक में फिर 18% होता है, अगली में 57% होता है। तो सवाल वैसे दे दिए जैसे आ रहे हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं, और जहाँ उन्होंने बेचारों ने साइंस डाली, कुछ पूछने की कोशिश की लॉजिक, तो इसलिए ना वो पॉइंट ये है कि लॉजिकली लेके चलना है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ, आजकल मैं रात देर तक बैठ के उसकी स्लाइड्स और डाटा पे काम कर रहा हूँ कि ऐसा हो कि मतलब मज़ा आ जाए। टाइमिंग 1:30 बजे से 6 बजे, 1:30 से 6, 2 4.5 घंटे, 4 दिन 4.5 घंटे टाइम है, और एक दिन बीच में जुम्मा आता है उसमें 3 से 6 है, तो तकरीबन 21 घंटे बनते हैं टोटल। असल में पता है इफ़ेक्टिव टाइम इतना ही होता है। आप अगर देखें बिजनेस लॉ की रिवीजन क्लास, आप देखें क्या हमने वहाँ कुछ छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, लिखा नहीं, लिखने में टाइम लगता है, 2 वे डिस्कशन में टाइम लगता है, पिछले दिन की रीकैप में टाइम लगता है। आप देखें ना कंपनी लॉ की हमारी एवरेज क्लास, पहले तो रीकैप होना है पिछले दिन का, पढ़ते हम एवरेज 30 मिनट है, जिसमें अचानक से कोई सियासत, मज़हब, ये चीज़ें भी आ जाती हैं, फिर आपकी परेशानियां भी, फिर बीच में आपको भी मोटिवेट करना पड़ता है, फिर मिड टर्म्स आ जाते हैं, फिर ऐसा होता है वैसा होता है। तो इफ़ेक्टिवली हमने जितना पढ़ना होता है पूरे सेशन में, हम जो टीचर की तरफ से प्योर जो कंटेंट मिलता है ना वो 40 घंटे का होता है आउट ऑफ 100 आवर्स, जिसमें टीचर लिख भी रहा होता है। अब अगर उसमें लिखने वाला एलिमेंट कम कर दें तो 20 घंटे में टीचर काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली चीज़ें करा सकता है। आई कैप में तो 20 घंटे में पास पेपर समेत हो गया था बी लॉ। आई कैन कोड हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ था, और इंटरनेट पे दर्जनों बच्चे एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं मैं नहीं पढ़ा हुआ, कहते हैं यार रिवीजन पढ़ लो। उसने कहा नहीं वो तो मैंने क्लासें नहीं ली, उसने कहा तो जाओ रिवीजन ले लो। अगेन आपका भी कोई दोस्त ऐसा हो जो कि कॉस्ट में बड़ा घबराया हुआ। आज मुझे एक बच्चे की मेल आई, उसने कहा जी मेरा सिर्फ जो है ना ओवरहेड्स का चैप्टर तैयार है, अब मैं कॉस्ट के आपकी रिवीजन क्लास से कुछ ना कुछ गुजारा चल जाएगा। तो फिर मैंने यही कहा कि अगर आपने वो 5 दिन और बीच में 2 दिन का गैप है, 7 दिन आपने अगर कोई और सब्जेक्ट ना किया, सिर्फ कॉस्ट किया, तो आप 80 to 90% प्रेपरेशन लेवल पे होंगे इंशाल्लाह। मतलब वही बात है कि मेरी वाली क्लास का टाइम, फिर मैं साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कह रहा हूँगा, और घर जाके उसको प्रैक्टिस, या कम से कम वो वीडियो से दोबारा जो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए उसे देखा जाए। तो 7 दिन अगर सिर्फ कॉस्ट की जाए तो बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो मैंने कहा अभी आप कॉस्ट पढ़ना छोड़ दो, मतलब आपने अगर अभी तक ओवरहेड तक ही पहुँचे हो तो मतलब आपने कौन सा कोई तीर मार लेने, आप कम से कम और वो कर लो। तो आपका भी कोई दोस्त अगर ऐसा हो वो कहे कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई, घबराया वो सारा, तो उसे कहें फिर ठीक है वो 7 दिन ज़िंदगी के 10 से लेके 16 तक वो कॉस्ट के नाम कर दो जी। असल में वो ज़ाहिर है उसका मिजाज थ्योरी वाला नहीं है, तो उसमें टेस्ट के बजाय आई वुड बी हैप्पी कि मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे सवाल सजेस्ट करूं, कि वो सवाल ऐसे हैं जिससे बड़ी कम्प्रीहेंसिव एक टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाती है। मैं नॉर्मली मानता हूं कि 50 सवाल करने के बजाय 10 सवालों को 5 दफ़ा करना ज़्यादा अच्छा है। आप स्पेशलाइजेशन की तरफ आते हैं, आप बेसिकली समझ रहे होते हैं, क्योंकि हर सवाल में
एक एडजस्टमेंट 15-20% की ऐसी होगी जो नई होगी, अनोखी होगी, बाकी 80% ऑफ द सवाल तकरीबन रेप्लिका होता है पीछे वाली चीज़ का। कैलकुलेशंस को मैथ के साथ तो आपको हैरत होगी कि मैं कॉस्ट से ज़्यादा उसमें मैथ्स में बात करूँगा, क्योंकि मेरी मैथ स्पेशलाइजेशन है। मैं मैथ के धोखे में सीए में आ गया था, तो मैंने पहला दिन मैथ सीधी करानी है। क्योंकि आईक्यूब के सवाल क्या होते हैं, वो कहते हैं जी एक हमारी इस वक्त प्रोडक्शन चल रही है 6250 यूनिट्स की, हमारा जो प्लांट है वो पूरी कैपेसिटी पे यूटिलाइज़ नहीं हो रहा क्योंकि वो पुराना प्लांट है, हम 70% पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो हम आगे जाके जो है वो अपना एक नया प्लांट लेंगे, वो नया प्लांट पुराने प्लांट से 50% ज़्यादा कैपेसिटी का होगा और हम उस प्लांट की 80% कैपेसिटी इस्तेमाल कर लेंगे, और आपने मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है। अब आप पिछले यूनिट्स को 70% पे सोच के पहले उसको 100 तक लेके जाते हैं, फिर 100 को 150 पे लेके जाते हैं, फिर उस 150 को 80% पे लेके आते हैं। उसके बाद आपको पता लगता है कि नए यूनिट्स कितने हैं, उसके साथ फिर आप वो रेट मल्टीप्लाई करते हैं, और वो रेट भी अलग सा होता है कि 60% जो अमाउंट है वो हमें फलाना सप्लायर से मिल रही है जो हमें 2% डिस्काउंट दे रहा है, और 40% वहाँ से मिल रही है जिसको अगर हमने 10 दिनों में पेमेंट कर दी तो वो 5% ऑफ पे दे देगा, और अगर 5 दिनों में पेमेंट कर दी तो वो 6% ऑफ पे कर देगा। मतलब आपने पहले मैथ सुलझानी होती है, उसके बाद कॉस्ट कुछ नहीं है बेचारी, वो चंद लाइन आइटम्स हैं जिनके आगे आपने फिगर्स लिखनी है। मतलब को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट तक बेचारी कॉस्ट में नहीं आ पाता, इतना भी नहीं है कॉस्ट में, चीज़ें थोड़ी सी हैं। असल गेम है मैथ, और बच्चे मैथ आती नहीं बच्चों को, और वो कहते हैं कि जी हमें कॉस्ट का मसला है। जिसको कॉस्ट का मसला होता है उसको मैथ का मसला होता है असल में। तो इसलिए ना वो वहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से वहाँ मैथ को हम लेके चलेंगे। जो टिपिकल मैथ है ना, ये 1.1 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, 9.8 से डिवाइड क्यों हो रहा है, फलाना क्यों हो रहा है, फलाना क्यों हो रहा है, जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसके बाद फिर टाइम सेव हो जाता है। हर सवाल में 15 से 20 मिनट सेव हो जाते हैं अगर आपको जल्दी से मैथ करनी आती है। पिछले पेपर में 9 सवाल थे, अब 9-10 सवाल हों पेपर में, और हर सवाल में आप 10-10 मिनट बचा लें तो 90 मिनट, 1.5 घंटा। खैर ये बातें आप में से सारे रेलेवेंट तो नहीं है, जिन जिन का कॉस्ट होगा तो उनको वो किया जाएगा। कॉस्ट असल में मेरा बड़ा पुराना सब्जेक्ट है, और आईके भी बड़े पुराने अरसे से मैं जो सब्जेक्ट में जानता, मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बीच में फिर मैंने फिज़िकल जब कॉलेजेस चल रहे थे तो ब्रेक ले लिया था, क्योंकि कॉलेज को मेरे से जो चाहिए था वो और था, वो था लॉ। बिज़नेस लॉ ने इतना ज़िद दिया, अब तो बिज़नेस लॉ कमती लॉ बड़ा हल्का हो गया है। पुराने ज़माने में 4 भारी पेपर होते थे, 3 आखिरी 3 होते थे, और एक पहले 6 में एक ही भारी पेपर होता था बिज़नेस लॉ। बिज़नेस लॉ के कॉलेज 5 बैच भी देते थे, 5 भर जाते थे। अब एक कॉलेज जिसमें ऑलरेडी 2 कॉस्ट के टीचर मौजूद हो, और मैं कहूँ कि जी मेरे पास टाइम अवेलेबल है, मैं कॉस्ट का बैच दूँ, तो वो उस टाइम पे भी मेरे से कॉस्ट लेने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो कहेंगे कि मतलब अगर मैंने बता भी दूँ कि मेरे पास टाइम है तो उन्होंने फ़ौरन से एक और बिजनेस लॉ चिपका देना उसमें। तो इसलिए थोड़ा सा ये हुआ कि मैं कॉलेज की पसंद के मुताबिक अपनी रूह को आहिस्ता आहिस्ता मारता चला गया। फिर जब मुझे ऑनलाइन में मौका मिला तो सबसे पहले मैंने अपने पुराने गुमशुदा सब्जेक्ट को उठाया 2-2.5 साल पहले, और उस पर एक दफ़ा अपनी पसंद से जैसे मैं चाहता था वैसे कोर्स कवर कराया। उस बैच में 85% बच्चे पास हुए, तो हौसला भी बढ़ गया। तो अभी मैं बस उसको ऑनलाइन पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा फिज़िकली यहाँ पे फ़िज़िकल मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, और जो सब्जेक्ट मैं यहाँ फ़िज़िकली पढ़ा रहा हूँ वो फ़िज़िकली या लाइव मैं कहीं और नहीं पढ़ाऊँगा। ये मेरी ज़ाती कमिटमेंट है, इनकी सिर्फ फिज़िकल की कमिटमेंट है। लेकिन चूँकि ये ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो मैंने खुद इन्हें कहा है कि मैं ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो लाइव कहीं नहीं पढ़ाऊँगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो सकता है, क्योंकि इनका लाइव और जो मार्केट में रिकॉर्डेड है वो बिल्कुल प्रोडक्ट ही अलग है, यूज़र ही अलग है। यहाँ का यूज़र है डेली वाला, वहाँ का यूज़र है वो जो मतलब रात में 2 बजे 3 बजे बैठ के पढ़ता है। खैर वापस इधर आए, आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। चैप्टर 12, इस चैप्टर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रट्टा टाइप के सवाल। इसका मिजाज ऐसा है कि इसमें लॉजिक सिर्फ इतनी ही बनाएंगे कि आपको सिनेरियो समझ आ जाए, उसके बाद चाहिए आपको रट्टा। एक चीज़, कौन कौन पेटिशनर्स हैं जो पेटिशन दे सकते हैं। नंबर 2, वो क्या क्या रीज़न्स हैं और जिस पे वो कर सकते हैं।
और जो पेटिशनर्स हैं कौन कौन पेटिशन दे सकते हैं उनके साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी है। तो पेटिशनर और उनकी शर्तें एक पॉइंट हो गया, रीजंस दूसरा पॉइंट हो गया। फिर दो तरह की कागज़ हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और वो रिपोर्ट जो कोर्ट को भेजी जाती है उसके कंटेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है, कौन बनाता है, कितने अरसे में बनाता है और उसमें क्या लिखा होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसी का ही एक आउटकम है वो रिपोर्ट जो कि कोर्ट को भेजी जाती है। तो टेक्निकली ये टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में। अब जब एक चैप्टर में से 15 से 20 नंबर ICAP ने कहा है, तो जब अकेला चैप्टर है तो वो मरे से मरा 15 नंबर या कट भी करेगा तो 14-13 तक चला जाएगा, इससे नीचे तो जाते हुए उसको खुद भी बुरा लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बहरहाल है, इसका एक एक लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टे पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100% खोल के पी लेना है। और अगेन मैंने तो फिर बीच में ट्यूटर नोट्स भी डाले हुए 2-3, अगर आप उसको हटा के देखेंगे तो ये उससे भी छोटा हो जाएगा। ट्यूटर नोट समझाने के लिए होता है, वो ICAP की किताब का ऐसा नहीं होता, मैंने डाला होता है ताकि यूज़र को लॉजिक समझ आ जाए जो बात चल रही है उसकी। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से घोल के पी लेना है, इसमें कोई डंडी नहीं मारनी। डन। कहानी को लेके चलते हैं। अब चूंकि इसके पास पेपर के सवाल नहीं है तो मैंने क्या किया था, किताब में इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल दिए थे। ICAP ने अपनी किताब में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, वो डाल दिए थे, यानी कि किताब में समझाते बीच बीच में उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी थी। बट इस वक्त करंटली हमारे पास एक सवाल मौजूद है, रीसेंट अटैम्प्ट में पहली दफ़ा वो आया था, सवाल आया था। तो हमारे पास द ओनली क्वेश्चन जो अवेलेबल है उसे देखते हैं, और आप लोगों के लिए वो देखा हुआ है क्योंकि आप लोगों से मैंने एक टेस्ट में पूछा भी था। 8 और 3 और 5 16 नंबर। इसका मतलब है कि चैप्टर को छोटा समझ के ये सोचें कि ICAP कहाँ इतनी एलोकेशन करेगा, नहीं, उसने 16 नंबर पूछ भी लिए, उसने 15 से 20 नंबर का वादा पूरा किया है। ठीक है जी, इसमें है क्या, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एज एन ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी में जो ऑफिशियल लिक्विडेटर भाई साहब आते हैं उनकी जिम्मेदारियों पर रोशनी डालें। अब इसका मतलब उन्होंने एप्लीकेंट्स नहीं पूछे, रीजंस नहीं पूछी, अदालत का प्रोसेस नहीं पूछा, अपॉइंटमेंट कैसे होगी नहीं पूछा, जो अपॉइंट होगा वो करेगा क्या क्या। तो अपॉइंटमेंट से आगे की चीज़ें, अपॉइंटमेंट से आगे की चीज़ों में हल्का सा रेमुनरेशन का जिक्र हो सकता है, बट मेनली ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाएगा, ये डिक्लेरेशन वगैरह लेगा, और उसके बाद ये कोर्ट को एक रिपोर्ट बना के देगा। अब वो 2 स्टेप्स की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आप बात लिख दें, इवन कोर्ट का हल्का सा जिक्र करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाले पॉइंट पे ज़्यादा जोर दे दें, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, अपॉइंटमेंट किस पैनल से होगी, वो सारी चीज़ें उन्होंने गिवन दैट कहती हैं कि अच्छा जी एक अपॉइंट हो गया, बताओ उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो टेक्निकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और जो कोर्ट की रिपोर्ट वाला फेज़ है आप उसको मिला के लिख सकते हैं। पूरा लिख दें तो बहुत ही खूबसूरत बात है, और अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पे ही 1.5 सफ़ा भर दी है और सोचें कि अच्छा खासा हो गया है, तो नीचे लिख दें कि अच्छा ठीक है वो एक रिपोर्ट भी होती है जिसके प्रिस्क्राइब कंटेंट वेरी मच सिमिलर टू हैं ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। और अगर आपने नंबर वाकई पक्के लेने हैं तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के कंटेंट लिखने में, वो कोर्ट की रिपोर्ट के कंटेंट लिखने में टाइम कितना लगना है, 3 से 4 मिनट। तो ये बेसिकली इन्होंने एक सवाल दिया था कंप्रीहेंसिव सा कि आपने आगे की लिक्विडेटर की सारी बातें बतानी है। दूसरे में सिनेरियो सा बनाया, बी में पर्ल लिमिटेड है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 9 मिलियन। वाइंडिंग अप में पेड अप कैपिटल कम ज़्यादा के ऊपर हमने को बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं पड़ी हुई, तो इसलिए ये इस पे उतना गौर नहीं करना है जितना अकाउंट्स के अंदर हमने 1 मिलियन से छोटा, 10 मिलियन से छोटा, उस तरह से गौर करना है। PL मैनेजमेंट हैज़ नॉट येट बीन एबल टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020 एंड 2021। 2020 के 30 जून और 2021 दोनों की ही इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं बनी। आपको खुद ही से एक वन ऑफ द रीज़न बता दी कि एक कंपनी के 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बने हुए। योर कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, आप एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैव बीन अप्रोच बाय ज़ैनब सलीम एंड औरंगज़ेब मिर्ज़ा, ज़ैनब सलीम नामी खातून और औरंगज़ेब मिर्ज़ा नामी इंसान, ऑन द फॉलोइंग मैटर। फॉलोइंग मैटर पे आप पे 2 बंदों ने आके पूछा है, आगे उन दोनों का स्टेटस बताया है। ज़ैनब सलीम एक मेंबर हैं PL की और वो चाहती हैं कि वो पिटीशन फाइल करें कोर्ट में उसकी वाइंडिंग अप के लिए।
ज़ैनब सलीम को एडवाइस करें कि क्या वो एलिजिबल हैं, उनकी एलिजिबिलिटी कैसे होगी कि वो एक एप्लीकेशन दें कोर्ट को फॉर वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ पीएल, रादर देन कि वो पूछते कि बताएं एक कंट्रीब्यूटरी किस तरह से अप्लाई करता है वाइंडिंग अप के लिए। उन्होंने ये नहीं बताया, एक सिचुएशन सी बना दी जिसमें ज़ैनब सलीम एक मेंबर है और वो चाहती हैं कि कंपनी की वाइंडिंग अप की बात हो। अब आपने बताना है कि कंपनी का मेंबर अगर चाहता है वाइंडिंग अप हो तो किस तरह से हो। अब आपको होता है कि अगर तो मेंबर्स ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होकर स्पेशल रेजोल्यूशन टाइप की तरफ जाएं तो भी वाइंडिंग अप हो सकती है, और एक अकेला कंट्रीब्यूटरी या एक दो चंद कंट्रीब्यूटरी ये किस वजह से कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं, ये कब एलिजिबल होंगे? जब ये मेंबर की डेफिनेशन पे रहे हों पिछले 1.5 साल में कम से कम 6 महीने, पिछले 18 महीनों में कम से कम 6 महीने 180 दिन ऐसे हों जिसमें ये मेंबर की डेफिनेशन पे रही हों, एंड एक ही शर्त है जिस पे इसमें आप वाइंडिंग अप की तरफ जा सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कंपनी नीचे चली गई। तो अब इसको एलिजिबल होना पड़ेगा कि ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वाली शर्त बताए कि ये वाली शर्त हमारी वॉयलेट हुई है, और साबित करे कि पिछले 1.5 साल में मैं 6 महीने कम से कम 180 दिन इनकी मेंबर रही हूँ, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ करना है। और अगर कंपेन चलानी है तो फिर मेंबर्स को इकट्ठा करे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाए। जी असल में 180 दिन का मतलब है कि आप 180 दिन कंपनी के मेंबर यानी कि जो भी कंट्रीब्यूटरी है, अब कंट्रीब्यूटरी एक था और वो मर गया और मरते साथ ही उसके बच्चे को शेयर मिल गए, तो ये इनहेरिटेंस कंटिन्यू हो रही है, उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू हो रही है, वो डिवॉल्व हो गई है, तो वो चीज़ शामिल होगी बीच में। जी तो पहला पॉइंट समझ आया, ज़ैनब सलीम को हमने बताना है कि ये कंट्रीब्यूटरी बन के वो 2 शर्तें अगर पूरी कर ले तो फिर ये वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकती है। 180 दिन टोटल, जब हम कहते हैं ना 1.5 साल में कोई से 180 दिन, तो ये टूट के भी हो सकते हैं। औरंगजेब मिर्ज़ा, ये औरंगजेब मिर्ज़ा भाई has been authorized by commission to present the winding up petition of PL to the court। SCCP ने इजाज़त दी है औरंगजेब मिर्ज़ा को कि आप जाओ और इस कंपनी का वाइंडिंग अप का केस पेश करें। अब SCCP ने किसको इजाज़त दी होगी? अपने एक ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, उसको कहा होगा। तो SCCP ने अगर किसी को इजाज़त दी है तो बेसिकली वो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के अंडर का कोई सेटअप है। Advise Aurangzeb Mirza regarding the condition which must be fulfilled, entitling him to present an application to the court for winding up the affairs of PL। PL के अफेयर्स को वाइंड अप करना है तो मिस्टर औरंगजेब मिर्ज़ा के पास ऐसे क्या इख्तियारात मौजूद हैं या इनको क्या करना होगा। तो अगेन वही बात है कि हम कहते हैं कि जी रजिस्ट्रार या SCCP की तरफ से वाइंडिंग अप तब आए जब एक प्रॉपर केस डेवलप हुआ हो, नज़र आए कि गड़बड़ हुई है, SCCP को जस्ट एंड इक्विटेबल टाइप की कोई फीलिंग आ रही हो, और एक इन्वेस्टिगेशन से साबित हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से है, तो देन रजिस्ट्रार जो है वो SCCP से इजाज़त लेके कंपनी की वाइंडिंग अप की तरफ जा सकता है, और फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और इस तरह की चीज़ें। तो टेक्निकली वो जो हमने टेबल पढ़ा था ना, जिसमें लेफ्ट पे इंसान लिखे हुए थे और राइट पे वो शर्तें लिखी हुई थी, उसमें से 2 रोज़ पूछी हैं 8 नंबर के लिए। सिनेरियो बना दिया ताकि ये देख सकें कि आपने सिर्फ रट्टा मारा हुआ है या आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहा है। तो पूछा रट्टा है लेकिन लॉजिक इसलिए ज़रूरी है कि हमें सवाल समझ आ जाए। डन। तो ये एक बड़ा मज़े का सवाल था, कम्प्रीहेंसिव सा 16 नंबर का, जिसमें उन्होंने आगे का रट्टा भी पूछ लिया और इधर से कुछ रट्टे वाली शुरू वाली बातें थोड़ा लॉजिकल अंदाज में घुमा के पूछ ली। तो इस दफ़ा क्या आएगा फिर? रीजंस। मैं अगर पेपर बना रहा होता और मैं सोचता कि अभी ताज़ा इतना कुछ पूछा है तो मेरी नज़र ठहरती रीजंस के ऊपर जाके, और वो भी वो वाली जो ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं, वो फलाना स्कीमें और फलाना ऐसे करके फ्रॉड श्रॉड और इस तरह के उल्टे सीधे कामों में, यानी मतलब अगर तकलीफ़ देने की ख्वाहिश हो तो वो एरिया जो ज़रा ज़्यादा बुरा लगता है वो पूछने के, तो रीजंस सुपर हाईलाइट कर लें, वो बहुत अहम हो जाती हैं। मर्ज़ी है उसकी, हम उसे रोक तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन प्रोबेबिलिस्टिकली अगर वो पेपर बनाते वक्त हल्का सा देखें कि अच्छा हमने अभी तक क्या टेस्ट किया है, या एक ट्रेंड देखने की कोशिश करें, तो आप देखें कि इस सवाल ने कम्प्रीहेंसिवली वो कोड की वो भी पूछ ली, रिपोर्ट भी पूछ ली, स्टेटमेंट ऑफ फेयर भी पूछ लिया, लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट। अब अच्छा,
अपॉइंटमेंट कौन लोग किन रीज़न पे करते हैं, उनमें से भी 2 सवाल बना, 2 सिनेरियो बना दिए, तो 2 एरियाज बच गए, रीजंस और वो जो पैनल वाली बातें हैं कि पैनल से बंदा आएगा या कहाँ से आएगा। तो है ही छोटा सा बेचारा चैप्टर है, और उसके अंदर से भी बड़ा कम्प्रीहेंसिवली वो डिग करके पहुँच गए, जगह जगह से सवाल पूछ लिए। तो मेरी नज़र में रीजंस और पैनल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसका ये मतलब नहीं कि बाकी अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट एक सुपर इंपॉर्टेंट होता है और एक इंपॉर्टेंट होता है, तो रीजन सुपर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एग्जैक्टली, आई कैप चीज़ों को रिपीट भी करता है, तो ये तो आपका तैयार है, ये तो गेम समझ आई हुई है। इस जैसा सवाल आया तो वो तो आपने फ़ौरन से नप लेना है कि चलो जी ये तो मज़ेदार है। और इससे मुनफरद सवाल भी, वो मतलब वही बात है कि आई कैप इज़ वेरी ओपन, वो जैसे मर्जी खेल के आपको जितना मर्जी तंग कर सकता है। डन, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन आपने फिर वो नहीं बतानी, कंडीशंस नहीं बतानी, आपने बताना है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। पूरा सवाल होगा जब कहेगा कौन अप्लाई कर सकता है और उसको क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। जैसे इसमें उन्होंने दोनों जगह कहा है कि बताओ उनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, बताओ कौन सी कंडीशंस माननी होंगी, ज़ैनब सलीम और औरंगज़ेब मिर्ज़ा। जी मतलब जी हाँ, स्टेट का मतलब वही है कि बस बता दें, स्टेट लिखा हो, लिस्ट लिखा हो, आइडेंटिफाई लिखा हो, सीधा सीधा बताना होता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन लिखा हो तो हेडिंग देनी होती है और एक्सप्लेन करना होता है। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब लिखा हो तो हेडिंग देनी होती है और छोटी सी डिस्कशन करनी होती है। एक आई कैप और 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करता है, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, एक्सप्लेन ब्रीफली। भाई आप डिस्क्राइब बोल दो, उसका भी तकरीबन वही मतलब होता है। एक्सप्लेन करें बहुत ही प्रिसीजन के साथ, थोड़ा सा कोई एक्सप्लेन कर दें, तो भाई आप डिस्क्राइब बोल दो, डिस्क्राइब तकरीबन वही चाहता है। तो लेकिन बच्चों को तंग तो करना होता है। खैर, हमने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया। 6 और 7, मैं काम करता हूँ पहले 7 ले आते हैं। अच्छा 6 और 10 है, बस फिर एक मिनट। 6, 7 और 10 में जो चैप्टर टेक्निकल हो सकता है, तकलीफ दे सकता है, वो 10 है। हैरत की बात है, दिखने में 6 टेक्निकल है लेकिन 10 की इतनी ओपन बाउंड्रीज है ना। यानी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एक ऐसी चीज़ है कि आपको पहले तो बहुत दूर से 2 कंपनियों का रिश्ता आपस में डेवलप करवा के निशानी दे देगा कि एसोसिएट है, और वो सीधी निशानी नहीं देगा, बहुत सारी पुट्ठी से कोई निशानी नहीं देगा। पहले आप ये समझें, फिर मेंबर्स की कंडीशन। अच्छा, फिर आपको ये समझ आए कि जो हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट है। तो ये इतना सीधा नहीं है चैप्टर जितना ये नज़र आता है। हाँ, इसमें जो इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर है वो वाली बात ज़रा सीधी सी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को घुमा के पूछा जा सकता है। और फिर रिलेटेड पार्टी, उसकी भी बाउंड्री बहुत बड़ी हुई है कि कोई भी सिनेरियो बना के किसी दूर के रिश्तेदार वगैरह का कोई काम करवा के और कंपनी से साथ ट्रांजैक्शन, और फिर यही नहीं समझ आएगा कि यहाँ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना है या रिलेटेड पार्टी वाले को फॉलो करना है। तो इस चैप्टर में मिलती जुलती बातें काफ़ी सारी है जो काफ़ी हद तक कंफ्यूज कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। चैप्टर 10 करते हैं जी शुरू। आज आपको रिवीजन क्लास किसकी मिली होगी? 7 की। और कल क्या मिलनी है? 8। कल 8 मिल रहा होगा, देखिए ज़रा 8 है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम फ्राइडे के बजाय थर्सडे पे सेशन कर लें और फिर फ्राइडे का गैप लेके फिर सैटरडे पे कर लेंगे, क्योंकि कल का गैप दें तो हम कल इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा, फ्राइडे पे गैप आ जाए जी। नहीं मतलब इस जुमले का मतलब क्या है, नहीं कि आप क्या चाह क्या रहे हैं? कल क्लास ना हो ताकि तकलीफ से ना गुजरे। हाँ, फ्राइडे फिक्स किया हुआ था सर मैं फ्राइडे को, फिर वो फ्राइडे की वजह से ना वो दूसरी पोस्ट रिजल्ट वाली क्लास भी ना
वो भी थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, इसलिए मुझे था कि हमारे पास अगर कल का फ्री डे है तो हम उसको यूज़ कर लें। ठीक है, कर लेते हैं फ्राइडे को 3 बजे, फिर कर लेंगे 2:30 के बजाय 3 बजे कर लेते हैं, ताकि पीछे की एडजस्टमेंट वगैरह भी हो जाए। पार्ट ए, इन्वेस्टमेंट। Board of Directors of Sunrise Limited, a listed company, intends to give a loan of 10 million rupees to Moonline Private Limited। एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी को लोन देने की ख्वाहिश रखती है 10 मिलियन का। लोन वुड बी रीपेबल इन 2 years, 2 साल में काबिल वापसी होगा और उसमें इंटरेस्ट होगा 12% पर एनम। CEO उस कंपनी का, एसएल कौन है जी, जिसने लोन देना है, इज़ ऑल्सो ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ MPL। उनका जो CEO है वो इनका डायरेक्टर भी है और उनका मेजर शेयर होल्डर भी है। अब सवाल में 2 कंपनियों का जिक्र है, एक कंपनी दूसरे को लोन दे रही है और उन दोनों कंपनियों में कॉमन पर्सन है जो एक जगह चीफ एग्जीक्यूटिव और एक जगह डायरेक्टर है। एसोसिएट में तो हमने ये पढ़ा था कि दोनों जगह डायरेक्टर हो या तो CEO ऑटोमेटिकली डीम डायरेक्टर होता है। तो इन्होंने सिचुएशन बना के टेक्निकली आपको इनका रिश्ता आपस में समझाया है। Required describe the requirement of Companies Act 2017 that should be complied by the board of directors of SL in respect of proposed loan to MPL। MPL को लोन देते हुए वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होंगी। अब जब आप पेपर में बैठे होते हैं ये सवाल अचानक से आता है तो आप बता के नहीं आता कि चैप्टर 10 से आया है, और दूर दूर तक वर्ड एसोसिएट का जिक्र नहीं है और दूर दूर तक वर्ड इन्वेस्टमेंट का भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि इस पोर्शन में लॉजिकली आपको दिमाग लड़ा के ये समझना होगा कि ये चाह क्या रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के पोर्शन में पहुंच के वहाँ की रिक्वायरमेंट्स बताएं। तो एसोसिएट समझना होगा और ये समझना होगा कि लोन इन्वेस्टमेंट को ही कहते हैं। इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है या लोन है। जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो फिर आपने शर्तें बतानी होंगी लोन के केस में जो होती हैं। ठीक है, पहले शुरू वाली आपने कह दिया कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है हमने, अगर उसमें कोई टर्म्स वगैरह में चेंज करनी है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन, और फिर एडिशनल कंडीशंस में आपने कह देना है कि ठीक है जी वो ड्यू डिलीजेंस करवा ली हो हमने, ठीक है, राइटिंग में एक एग्रीमेंट हो जो कि ये सारी चीज़ें बता रहा हो, और जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है वो बोरोइंग कॉस्ट से कम नहीं होना चाहिए, बराबर हो या ज़्यादा हो सकता है। तो वो कंडीशन, अब वही बात है, रट्टे वाला सवाल पूछें लोग फ़ौरन से मना देंगे। पहले वो एक सिचुएशन में उन्होंने पूरा आपको तकलीफ दी है, आपको पूरा घुमाया है। तो अब यहाँ पे आपने बाकायदा पहले ये एस्टेब्लिश करना है कि ये दोनों एसोसिएट हैं। आप कहें एज द CEO ऑफ SL इज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ MPL, देयरफॉर बोथ द कंपनीज आर एसोसिएटेड, एंड कंपनी लॉ स्टेट दैट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ लोन फॉलोइंग आर द कंडीशंस। अब यहाँ इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, नीचे आपका रट्टा चल जाएगा, वो वाली सारी शर्तें आ जाएंगी। बट आई कैन बिलीव कि 1.5 से 2 नंबर इस चीज़ का होगा कि आपने उसको लिंक करके एसोसिएट समझा के और फिर नीचे आना है। डन? हाँ, असल में बस ये है कि आपने रिश्ता डेवलप करवा दिया, क्योंकि अपने अंदर वो लोन की शर्तें भी तो बहुत सारी हैं। मैं तो ये 3 वर्ड्स लिख दिए और रिटर्न के अंदर कितनी सारी बात है वो ड्यू डिलिजेंस के अंदर। तो वही बात है कि जब आप यही लिखें तो इसी के 4-5 नंबर बड़े आराम से हैं। बट वही बात है कि ये इन कंपनियों का रिश्ता डेवलप करवाने के ऊपर भी वो चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ डिस्कशन करें। डन? डिस्क्राइब द टर्म एसोसिएटेड अंडरटेकिंग इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 2017। देखने में बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा प्यारा लगा, खुशी हुई, आपके लिए तकलीफ दे। फिर एक अहम सवाल, क्या एक्सेप्शन लिखनी है या नहीं लिखनी है? लिख देने में कोई हर्ज नहीं, शर्माना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बुरा लगेगा लेकिन नंबर तो नहीं कटेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सोचा हो कि जब हम 7 नंबर के लिए लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स रिपोर्ट की कंटेंट पूछ सकते हैं तो 5 नंबर के लिए डेफिनेशन तो चौकस हो, ज़रा तगड़ी सी हो, पता लगे कोई डेफिनेशन लिखी है। तो इसलिए शर्माना कभी भी नहीं है, लिख देनी है। हाँ, अगर एक सवाल के 2 पार्ट हैं तो एहतियातन देख लेना, हो सकता है दूसरा पार्ट उन एक्सेप्शंस का अलग से जिक्र कर रहा हो। लेकिन चूंकि एक सीधा सा सवाल है, एक पार्ट इसमें यही चीज़ थी, उसके अलावा कुछ नहीं था, तो आपने सारा लिख देना है। तो ये टाइप 1 सवाल जिसमें स्ट्रेट आपका रट्टा मांगा गया है।
डिस्क्राइब द टर्म एसोसिएटेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट, सवाल को मेटीरियली डिफरेंट किया। ये देखें, इस सवाल में लिखा हुआ है डिस्क्राइब द टर्म एसोसिएटेड अंडरटेकिंग इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 2017, और इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द टर्म एसोसिएटेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 2017। सरप्राइजिंगली जो डेफिनेशन है उसमें स्लैश लगा हुआ है कि कंपनी या अंडरटेकिंग। तो आपसे एसोसिएटेड कंपनी पूछी जाए तो भी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग पूछी जाए तो भी। एग्जामिनर बहुत ओवर मूड में बैठा हुआ तो हो सकता है वो कहे कि एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन में पार्टनरशिप वगैरह का जिक्र ना हो, लेकिन ये बदतमीजी है, इस लेवल पे नहीं जाएगा, उम्मीद है। अवाम में घबराहट पाई जाती है। पता है इस तरह की बातों के लिए ना एग्जामिनर कमेंट मार्किंग स्कीम ये काफ़ी हेल्प करते हैं कि एग्जामिनर ने अपने गमों गुस्से का इजहार किया होता है सवाल के ऊपर। तो तकरीबन 2016-17 से मार्किंग स्कीम अवेलेबल है, शायद 2012 से एग्जामिनर कमेंट्स आने शुरू हो गए थे, बल्कि वो किताब मेरी गाड़ी में ही पड़ी हुई है, उसमें एग्जामिनर कमेंट है। आप में से किसी के पास तो वो किताब नहीं होगी, एक एग्जामिनर कमेंट और वो वाली, एक आध बच्चे के पास पिछले दिनों में नज़र आई थी। तो गाड़ी तक तो बहुत दूर हो जाएगा मामला, नहीं तो मैं आपको एग्जामिनर कमेंट पढ़ के सुनाता कि उसने, इसका तो सब नहीं होगा लेकिन आगे किसी सवाल का एग्जामिनर कमेंट तो मेरे ख्याल में जी वेबसाइट पे तो बहुत लंबा ढूंढना पड़ेगा, यानी कि वो हर अटेम्प्ट की और वो सारा कुछ जो है ना, चले कोई नहीं, खैर है, इग्नोर करते हैं। नीचे आपके पास पड़ी है, भाई ने मसले हल कर दिया। फिर अगर वो ले आए तो उससे जो है ना, मैं बीच में उसके ऊपर एग्जामिनर के जज्बात का भी इजहार कर दूंगा कि उसको क्या बुरा लगा क्या अच्छा लगा। जब कर ही रहे हैं पास पेपर तो फिर जब अगली दफ़ा बचना ही है, जब ये वाली रिकॉर्डिंग अगली दफ़ा एज इट इज़ बच्चों को मिल जाएगी और जो है ना वो फिर मुझे ये वाले सेशन नहीं कराने होंगे तो मुझे तो खुशी होगी कि अच्छा है, जितनी अच्छी बात हो। और आप लोगों को जितने काम की चीज़ मिले आपके लिए तो अच्छा है ही, आप तो वैसी तैयारियां कर रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। यानी वही चीज़ उन्होंने पूछ ली और उतने ही नंबर के लिए पूछ ली। ठीक है, ये भाई ने अच्छा आइडिया दिया कि आप ऐसा कर लें कि अगर आप 5 नंबर के लिए जब डेफिनेशन लिखते लिखते आप कोई पौने सफ़े तक पहुंच गए, अब आपका दिल ख़राब हो रहा है कि इतना बहुत होता है, इंसानियत के दायरे में रहते हुए 5 नंबर के लिए इतना बहुत है। फिर आब्दी साहब की बात जहन में आई, कम और ज़्यादा में जब भी डाउट हो ज़्यादा लिखना है, जहन में बाज़गश्त हो रही है, ज़मीर आपको मलामत कर रहा है, आपको जो है ना मज़ीद लिखो मज़ीद लिखो। तो एक दरमियानी सलूशन ये है कि आप उन एक्सेप्शन को बहुत लंबा चौड़ा करके नहीं, एक एक लाइन में बस मोटी मोटी एक्सेप्शन लिख दें कि आपका ज़मीर की आवाज़ भी बंद हो जाए और आई कैप के जो खौफ है आप उससे भी बाहर निकल आए। Describe the restriction that have been imposed by Companies Act 2017 in respect of investment by company in associated undertaking। लो जी, सब कुछ ही पूछ डाला। 6 नंबर की उन्होंने कहा एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में जो भी आप जानते हैं बता दें। तो ऊपर से लेके नीचे तक एडिशनल कंडीशन फॉर लोन और जो जो पता है 6 नंबर के लिए उन्होंने मांगा है लिख दें। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, अगर इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। फिर अगर लोन की फॉर्म में है तो वो 3 इजाफी कंडीशंस हैं उनको फॉलो करें। तो ये जो भी रिस्ट्रिक्शन आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड में वो आपने लिखनी है। 6 नंबर का सवाल है तो ये पूरा का पूरा छापा है, टाइप 1 सवाल। एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की जो प्रोविजन है उसकी एक्सेप्शन बतानी है। क्या प्रोविजन है? कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड ऑल देयर इन्वेस्टमेंट इन देयर ओन नेम। आप अगर गौर से देखें ना, ये लिखा हुआ है 6A और सवाल क्या है? एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। इसका मतलब एक सवाल होगा जिसमें लिखा होगा एक्सेप्शंस बताएं और नीचे को 2-3 पार्ट होंगे जिसमें सिलेबस के अलग अलग एरिया की अलग अलग पॉइंट की एक्सेप्शंस पूछी होंगी। तो जब भी कहीं पे भी किसी जगह एक्सेप्शन का टॉपिक आए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आई कैप को काफ़ी अच्छा पसंद लगता है। नहीं जी, शुक्रिया। हम देखते हैं हमारे पास किस वक्त शुरू लगे। किताब की मार्केटिंग कैमरे के सामने, ये मार्केटिंग 150 रुपये की किताब है, क्या इसकी मार्केटिंग करनी? खर्चा इस पर 180 रुपया है। फ्यूल एडजस्टमेंट बाद में पड़ी, किताब पे लेस प्राइस पहले आ गई थी। लेस प्राइस 200 इसकी और 25% ऑफ पे मिल जाती है। और बताएं, अवाम के लिए हमने गुर्दे तक बेच दिए। सही बात है। अच्छा जी, देखते हैं मेरे पास
एग्जामिनर कमेंट्स कब से आ रहे हैं? एग्जामिनर कमेंट मेरे पास 2016 से आ रहे हैं, ठीक है, तो पीछे वाले सवालों पे नहीं है। तो अब 2016 जब आता है तो उसके बाद फिर एग्जामिनर कमेंट मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि एग्जामिनर किस बात पे कितना खुश या कितना नाराज़ था। ये बात समझ आ गई? सीधी सीधी से एक्सेप्शंस पूछी हैं। आरएन साइड लिमिटेड ओन्स 51% वोटिंग पावर। अच्छा, दो पार्ट हैं, नीचे वाला ज़रा थोड़ा छोटा लग रहा है और उसमें किसी किरदार का जिक्र भी नहीं है। किरदार वाले ऐसे होते हैं जिसमें अंग्रेज़ी लिखनी पड़ती है, तो जो बगैर किरदार समझते हैं, कंपनी का नाम, इंसान का नाम। कंपनीज एक्ट 2017 रिक्वायर ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी मस्ट बी मेड एंड हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट इन समवन एल्स नेम। कंपनी लॉ कहता है किसी और के नाम पे मत लिख, वो करो हमारे उस पर। स्टेट द एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल, 4 नंबर, मर्जी है उनकी। तो आपने वो एक्सेप्शन जो कि आपको पता है 3 एक्सेप्शंस, वो आपने लिख देनी है। 4 नंबर पहले अपने खड़े किए, ईजी हुए। अगले सवाल को देखा 5 नंबर का, आपने कर लो 6 नंबर, हाँ 6 नंबर का, तो आपने कहा लो 4 नंबर मेरे खड़े हैं, तो लॉजिकल सवाल नहीं भी आता तो 4 नंबर तो सीधे हो गए ना। तकरीबन यही पैटर्न होता है 40-60 टाइप का। रीसेंट पेपर में मैंने 40 से नीचे जाते देखा रट्टे वाले सवालों को। पहले ये 40-60 हुआ करता था, बी लॉ में पूरा 40-60 किया उन्होंने, प्योर 40 नंबर का रट्टा, प्योर 60 नंबर का लॉजिक। बट कंपनी लॉ में मुझे तकरीबन 30 के करीब रट्टा नज़र आया इस रीसेंट पेपर में। तो चूंकि वो समझ चुके हैं कि ये कैफ 7 है और बच्चे यहाँ पे मैच्योर हो चुके हैं, और ये बच्चा अचानक से बस ये कैफ 7 देते साथ ही समझें फर्म में जाके बैठ जाएगा। इन्हें वो सोचते हैं ना कि जो कैफ 7 तक पहुँचा हुआ है तो वो तो बिल्कुल आखिरी हिचकियाँ ले रहा होगा, तो उस बच्चे को काफ़ी मैच्योर काउंट करते हैं। हालांकि उन्होंने जो पैटर्न हमें बना के दिया उसमें कंपनी लॉ बहरहाल लोग FR2 और पीछे के कॉस्ट के साथ पढ़ रहे होंगे, कम्बिनेशन ही यही बनता है। और एंड पे 2 पेपर वही जालिम वाले पढ़ने, ऑडिट और MFA, थ्योरियों की महराज और न्यूमेरिकल की महराज। अच्छा जी, आयरन साइड लिमिटेड ओन्स 51% वोटिंग शेयर्स इन स्नोस्टॉर्म लिमिटेड। उन्होंने आपको रिश्ता बताया कंपनी के साथ, जिसको पढ़ते साथ ही आपको समझ आ गया कि ये होल्डिंग सब्सिडरी हैं, और होल्डिंग सब्सिडरी हैं तो वो भी हैं, एसोसिएट भी हैं। अच्छा, आयरन साइड 51% वोटिंग पावर SSL में रखती है और 52% फ्लिपर प्राइवेट लिमिटेड में रखती है। यानी कि एक IL कंपनी है, उसने 51% SSL में लगाया हुआ है और 52% FPL में लगाया हुआ है। तो IL और SSL होल्डिंग सब्सिडरी हैं, IL और FPL होल्डिंग सब्सिडरी हैं, और IL और SSL और IL और FPL दोनों एसोसिएट भी हैं। लेकिन जो चीज़ बिटवीन द लाइन नज़र आ रही है, ये दोनों आपस में भी एसोसिएटेड है अंडर कॉमन। तो अगर इन 2 का जिक्र हो रहा होगा तो हमने इनको इस रिलेशन की वजह से अंडर कॉमन मैनेजमेंट के वाले रूल के साथ इनको एसोसिएटेड कह देना है। देखते हैं, SSL इंटेंड्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन FPL। ये वाली में इन्वेस्टमेंट करनी है जी, रिलेटेड पार्टी तो बहरहाल है ही है कि रिलेटेड तो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ये तो हमेशा रिलेटेड होते ही होते हैं। अब सवाल से पता लगेगा कि क्या होगा। तो SSL और FPL का आपस का रिश्ता इन्होंने हमें नहीं बताया डायरेक्टली, लेकिन हमें समझ आ गया। पहला पॉइंट क्या है, स्टेट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इफ एनी। कंफ्यूज करने के लिए ये भी लिख दिया कि इनके दरमियान का रिलेशन, अगर कहते हैं ना इनके दरमियान का रिलेशन बताओ तो आप बड़े पक्के होकर बताते हैं, उनका इनके दरमियान का रिलेशन अगर है कोई तो फिर बताना। अब आप इस है कोई पे परेशान हो गए कि हो सकता ना हो, एवं ही वैरायटी कराई हो। तो SSL और FPL के दरमियान जो रिलेशन बनता है वो बताएं, तो आप कहेंगे कि दोनों चूँकि सेम एंटिटी की सब्सिडरीज हैं तो हम इसको कॉमन मैनेजमेंट के रूल के तहत इन दोनों को आपस में एक दूसरे का एसोसिएट मान सकते हैं। डन, ठीक। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट दैट, अच्छा ये हो गया। डिस्क्राइब द कंडीशन विच SSL मस्ट फुलफिल बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन FPL। एक एसोसिएट दूसरे में इन्वेस्ट करते हुए क्या शर्तें पूरी करे। सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट लोन है या इक्विटी है। जवाब ये है कि सवाल खामोश है, तो फिर सब लिख दे, नंबर भी 5 है। देखिए, जब लोन हो तो फिर तो पूरा लिखना ही लिखना है, क्योंकि लोन तो कंफर्म लोन हो गया। इक्विटी हो तो थोड़ा सा लिखना है, और अगर वो खामोश हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, तो फिर सारा लिखना पड़ेगा। अच्छा, अगर सवाल हो 2 नंबर का
और कहीं इन्वेस्टमेंट है, तो आप इन्वेस्टमेंट की जनरल शर्त बता के नीचे लिख दें हाउएवर देयर आर सम एडिशनल रिस्ट्रिक्शन अगर ये ऊपर वाली इन्वेस्टमेंट लोन हुई। उन्हें बता दें कि मुझे पता है लेकिन तुम्हारे नंबर इतने थोड़े से हैं कि मैं क्या अल्फाज ज़ाया करूँ। तो अगर 2 नंबर जैसा छोटा सवाल है फिर तो आप अवॉइड कर लें, लेकिन अगर 3 या उससे ऊपर हो गया तो फिर लिख दें। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि ये लिखना आसान है बजाय इसके कि उसको छोड़ दिया जाए या कोई और जुमला लिख के अपने दिल को तसल्ली दी जाए। वो ज़मीर के बोझ को पूरे पेपर पे लेके नहीं चलना, वहीं पे जो दिमाग में फेंका कागज़ पे और आगे निकले, और जहन में टिक लगाया हुआ है कि मैं ज़्यादा बता के आ रहा हूँ, कम बता के नहीं आ रहा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो माइंड करेंगे, बुरा मुंह बनाएंगे कि यार बच्चे ने टाइम ज़्यादा लगा दिया, कोई बात नहीं, खैर है, नंबर काटेंगे तो नहीं। तो ये बात मैं तकरीबन हर तीसरे सवाल में डिस्कस कर रहा हूँ कि कम और ज़्यादा में हमेशा ज़्यादा लिखना है। द पेपर हैव एम्पल टाइम, खुला टाइम होता है इस पेपर में। चूँकि रट्टे वाले सवाल ऐसे ठकाठक करने के बाद फिर आप लॉजिकल सवालों में कलाबाजियाँ खा रहे होते हैं। लें जी, हमारे पास एग्जामिनर कमेंट कहाँ से हैं? स्प्रिंट 16, ये क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 एग्जामिनर कमेंट, क्वेश्चन विद अ पोटेंशियल 10 मार्क्स वाज सिनेरियो बेस्ड एंड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पार्ट ए वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब पार्ट 1 रिक्वायर्ड ये और सब पार्ट 2 रिक्वायर्ड ये। तो पहले उन्होंने तबसरा किया है। पार्ट बी रिक्वायर्ड कैंडिडेट टू एक्सप्लेन द एक्सेप्शन, ठीक है जी। द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, अब उनके तबसरे क्या हैं? एग्जामिनर कमेंट, जिन्होंने चेक किया उन्होंने क्या कहा आपके बारे में? द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट हु रोट ओनली कंपनी लॉ सेक्शन ऑफ द पेपर वॉज एवरेज, however those candidate who wrote the entire paper of business law remained below average। उस वक्त कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ मर्ज होता था, एक पेपर होता था। तो उन्होंने कहा जिन्होंने तो पूरा पेपर किया उन्होंने हल्का परफॉर्म किया, और जो खाली कंपनी लॉ तैयार करके आए हुए थे उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। बेहतर से मुराद एवरेज, और जिन्होंने पूरा पेपर परफॉर्म किया उन्हें बिलो एवरेज। मगर जिनको पूरा आता था उनको ये इतना ज़्यादा नहीं आता था, और जो खाली कंपनी लॉ तैयार करके आए थे उन्होंने भी एवरेज परफॉर्म किया। पार्ट ए, पुअर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन। Majority of the candidate thoroughly correctly identified the relationship between two companies, failed to provide reason for such identification। उन्होंने कहा बच्चों ने ये तो कह दिया कि दोनों एसोसिएट हैं, बट हमें रीज़न नहीं दिया, अब उन्हें बुरा लगा। अब आपको बात समझ आ गई कि मैंने ये नहीं लिख देना ये दोनों एसोसिएट हैं, ये बेकार जुमला है, ये उनको बुरा लगा। मैंने लिखना है ये इस वजह से एसोसिएट है। तो एग्जामिनर के जज्बात समझना ज़रूरी है। इन रिस्पॉन्स टू सब पार्ट 2 of the question, majority of the answer produced were incomplete। दूसरा पार्ट क्या है? conditions। Many candidate wrote that a company should not borrow at a rate which is less than its return on investment instead of borrowing cost of the investing company। कह रहे हैं अक्सर लोगों ने जुमला उल्टा लिखा और दूसरा बोरोइंग कॉस्ट का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि शुड बोरो एट द रेट, जो कि वो इस तरह से करके, यानी उन्होंने कहा कि यार क्या अजीब सा जुमला दिया आपने, बताओ बोरोइंग कॉस्ट और रेट ऑफ जो वो है रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग कॉस्ट का आपस में रिश्ता बताओ, बजाय इसके कि कंपनी शुड नॉट बोरो एट द रेट जो कि कम होता है, वो इस तरह से करके। तो उन्होंने कहा ये बच्चों ने जुमला कन्फ्यूज़ कर दिया। इसका टोटका होता रट्टा। जब बच्चों ने अपनी अंग्रेज़ी लिखी होगी तो रोल गए होंगे। पार्ट बी, परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट वॉज सेटिस्फैक्ट्री, शुक्र है उन्हें अच्छा लगा। हाउएवर फ्यू कैंडिडेट्स व्हाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन डिड नॉट मेंशन द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग ओनली क्वालिफिकेशन शेयर्स इन द नेम ऑफ इट्स नॉमिनी। उन्हें एक एक्सेप्शन बताते हुए वो वाला पॉइंट था, उसमें जब लिखना था ना कि एक कंपनी अपने जो वो है नॉमिनी है उसके नाम पे शेयर रख सकती है, तो कह रहे हैं कि वहाँ क्वालिफिकेशन शेयर्स का तस्करा करना भूल गए बच्चे। यानी उनको ये बात भी बुरी लगी कि वो वाली लाइन में से एक वर्ड गायब था। तो एग्जामिनर इज दिस मच स्पेसिफिक, वो ये चाहता है। मार्किंग स्कीम, टाइप ऑफ रिलेशनशिप का 1 नंबर था। अब आगे अप टू डिस्क्राइबिंग द कंडीशन विच एसएसएल मस्ट फुलफिल, वो कंडीशन पूरी 5 नंबर की थी। और पार्ट बी में उन्होंने कहा है अप टू 2 मार्क्स फॉर स्टेटिंग ईच एक्सेप्शन, मैक्सिमम मार्क्स 4 तक जाएंगे। अप टू 2 इसका मतलब है कुछ 2 वाले थे कुछ 1 वाले, ये नहीं बताया कि उनमें से कौन सी शर्त 1 वाली थी
कौन सी, और आपको पता है वो CDC वाला इतनी सी लाइन है और बाकी 2 ज़रा मोटे पॉइंट्स हैं। तो किया ये होगा कि 1.5 और 1 कर दिया होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा किसी पॉइंट के नंबर जो रखे थे वो 2 थे और टोटल मार्क्स थे 4। तो उस आइडियली इन्हें थोड़ा सा और ब्रेकअप देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। जंगल का बादशाह है, जो मर्जी करे। फिर भी देखें, बात ये है कि आपकी एक गलती पे आधा नंबर काटने का तो हक है उनके पास, क्योंकि इस पेपर में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा रट्टा मार के आया होगा। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जब छोटा पेपर है तो ये तो इनकी रगों में बह रहा होगा। तो पेपर छोटा करके ना तकलीफ बढ़ा दी उन्होंने। खैर, 2 companies may be regarded as associate of each other if a person who is director of company or holder of share carrying voting power of 20% or more in that company is also the director or holder of shares फलाना फलाना फलाना। बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्यारी बात की, इनका रट्टा बहुत अच्छा है। सवाल क्या है? Under the provision of Companies Act, briefly describe the circumstances under which above relationship may not qualify the companies to be regarded as associated companies. Exceptions पूछ ली 4 नंबर के लिए। किरदार कोई नहीं है, टाइप 1 सवाल, सिर्फ आपने लिख देनी है एक्सेप्शंस। एग्जामिनर ने क्या कहा इसके ऊपर? दिस पार्ट रिक्वायर्ड द कैंडिडेट टू एक्सप्लेन फलाना 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 फलाना। Overall performance was average. Most of the students correctly mentioned about exceptions related to directorship holding on behalf of federal and provincial government. However, they failed to mention that financial institutions which are directly or indirectly owned by such government are also excluded from set list. फिर उनको दुख ये है कि लाइन पूरी क्यों नहीं लिखी। फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के आगे भी कुछ लिखा होता है, और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड। मतलब समझ आ रहा है? एग्जामिनर कमेंट में इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन समझें। सोल्यूशन से गैस नहीं करना होता हमने, क्योंकि सोल्यूशन वो लोग नहीं बनाते, सोल्यूशन मार्केट से बनवाते हैं वो। पेपर उनका डॉक्यूमेंट होता है, एग्जामिनर कमेंट उनका डॉक्यूमेंट होता है, मार्किंग स्कीम। पेपर बनाने वाला एक पेपर बनाता है, चेक करने वाला एग्जामिनर कमेंट बनाता है, बनाने वाला पेपर बनाने के साथ मार्किंग स्कीम बनाता है कि ये इस तरह से चेक होगी। एग्जामिनर मार्किंग स्कीम के मुताबिक चेक करने के बाद अपने जज्बात का इजहार एग्जामिनर कमेंट में करता है। सोल्यूशन उनके पास अपना होता है, ये वो सोल्यूशन नहीं होता जो नेट पे आता है। नेट वाला सोल्यूशन ये अपनी कमेटी से बनवाते हैं, और कमेटी आगे किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करके उनको पैसे देके उनसे बनवाते हैं, और वो भी फिर सर्चें कर करके थोड़ा बहुत किताबी लैंग्वेज लिखा के एक ही सवाल का 2 अलग अलग अटैम्प्ट में सवाल डिफरेंट होता है, सोल्यूशन पैटर्न डिफरेंट होता है, इसलिए कि वो अलग अलग हाथों से गुजरा होता है। तो सोल्यूशन इज़ नॉट दैट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। एग्जामिनर कमेंट और मार्किंग स्कीम ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए तो इन किताबों का वो किया कि एग्जामिनर कमेंट पे कोई बात नहीं कर रहा, ऊपर से एग्जामिनर कमेंट किताबों में डालें, किताबें इतनी मोटी इतनी महंगी हो जाती हैं। तो फिर हमने किताब बनाई ही ऐसे कि सिर्फ पास पेपर सोल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट, मार्किंग स्कीम, और फिर बड़ी रिसर्चें करके इसकी कॉस्ट कम की है, जाके जो है ना वो एक एक कागज़ को जाके कि कौन सा कागज़ किस तरह से हो सकता है, तो तब ये बच्चों के हाथ में 150 रुपये में आई है। मेरी अपनी किताब जिसमें इससे कम वो है वो ज़्यादा महंगी है, क्योंकि वो मैंने नहीं छापी, वो किसी और ने छापी है। इसको हमने खुद छापा है पूरी रिसर्च करके कि बच्चे तक वो कम कॉस्ट ट्रांसफ़र हो सके। खैर, हाँ, आपने आगे भी तो कोई पेपर उठाना होगा ना, ठीक है? तो आगे जो भी पेपर उठाए उसमें पास पेपर CA नोट्स पब्लिकेशंस जो है ना उसके सस्ते मेयारी पास पेपर्स। कर्म लिमिटेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, 30% शेयर्स हैं इसके पास जुमा प्राइवेट लिमिटेड के। वाह। In order to finance its working capital requirement, JPL has asked for a loan of 1 million from KL। 2 कंपनियों का आपस में 30% ताल्लुक है, 30% से आप फॉरन से एसोसिएटेड तक तो पहुंच गए। इनमें से एक कंपनी दूसरे से लोन लेना चाह रही है। कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताएं वो क्या कंडीशंस है व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेट इफ KL एग्री टू ग्रांट लोन। किरदार आ गए, पहली लाइन देनी पड़ेगी। कहाँ से उठेगी? सवाल से। ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशंस, तो अब आप कहें द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेट इफ KL एग्री टू ग्रांट द लोन आर फॉलोइंग्स। ये अंग्रेजी भी खुद नहीं लिखनी, टाइप 3 की अंग्रेजी खुद लिखनी है, टाइप 2 तक आपने सवाल में से अंग्रेजी उठानी है। वो लिखा और नीचे फिर फड़का फड़कू के रख दिया सारी शर्तें। और एक बात जहन में रहे, स्पेशल रेजोल्यूशन से शर्तें शुरू होनी है, वो एडिशनल इजाफी हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन तो बहरहाल शर्त है। अब अगेन 3 नंबर के लिए लगता नहीं कि हमें लिखना चाहिए, लेकिन लिख देने में हर्ज कोई नहीं। ज़्यादा और कम में से ज़्यादा हमेशा प्रेफर्ड है। एग्जामिनर ने क्या कहा इस पर?
सुन के हैरानगी होगी आपको। ओवरऑल परफॉर्मेंस रिमेन बिलो एवरेज एज 26% ऑफ द कैंडिडेट कुड सिक्योर पासिंग मार्क्स। वो ये नहीं कह रहे कि 26% ने पूरे नंबर लिए, 1.5 नंबर लेने वाले बच्चे 26% है, यानी कि 3/4 तो 1.5 भी नहीं ले सके। और जी जो ये 1/4 है जिसने 1.5 कम से कम लिया, पता नहीं इनमें से कितनों ने पूरे नंबर लिए होंगे। अब इतने सीधे सवाल में क्या कहाँ गड़बड़ हुई होगी, देखते हैं। Performance in this part was below average. Majority of candidates mentioned correctly that company would be required to pass a special resolution, but did not state as to what that resolution would approve. मैंने कहा ये तो बात बता दी सबने कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, लेकिन ये नहीं बताया कि स्पेशल रेजोल्यूशन किस बारे में होगी। इसका मतलब आप लिख दें पास स्पेशल रेजोल्यूशन और जल्दी से आगे चल पड़ेंगे। 3 नंबर का सवाल है, मैं ज़रा अपना टाइम बचाऊं, उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा ये तो कह दिया पास स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन बताया नहीं किस बारे में। आप कहेंगे पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू अप्रूव दिस लोन। ये वो गैप है जो हमें नहीं पता। एग्जामिनर उस वक्त बैठ के हम पे उस बातों पे गुस्से हो रहा होता है जो हम परफेक्ट करके आए होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखने वाली हैं। अच्छा, मोर ओवर द रिक्वायरमेंट दैट द रिटर्न ऑन लोन शुड नॉट बी लेस देन बोरोइंग कॉस्ट ऑफ कंपनी हु वाज गिविंग द लोन वाज मेंशन्ड बाय ओनली अबाउट 25% ऑफ द कैंडिडेट। उन्होंने कहा सिर्फ 25% कैंडिडेट ने वो लोन की वो वाली बात बताई, रिटर्न वाली। पास हुए 26% बच्चे, तो 1% बच्चे उनमें से भी ऐसे हैं जो पास नहीं हुए, जो लोन वाली शर्त। अच्छा, पुराने ज़माने में शर्तें ज़्यादा नहीं होती थी। ये 2017 का ऑटम है। कंपनीज एक्ट आया मई 31, 2017 को। तो इस वक्त चल रहा होगा कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो उस वक्त शर्तें थोड़ी सी कम होती थी, इसलिए नंबर थोड़े से कम है। तो उस वक्त ये ड्यू डिलिजेंस और ये वाली शर्त उस तरह से नहीं होती थी। खैर, सोल्यूशन में शायद मैंने रिवाइज कर दी और लेटेस्ट कंपनीज एक्ट के मुताबिक। तो उस वक्त तक वही एक मेन शर्त थी और वही बच्चों ने नहीं बताई, तो एग्जामिनर को बुरा लगा। आगे चलें। कलाम लिमिटेड कंसिडरिंग फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इट्स एक्सेस फंड्स। इसके पास एक्सेस फंड्स हैं और वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। 2 ऑप्शन है, या ये कर लें या ये कर लें। एक्वायर 8% शेयर होल्डिंग इन लाइटर ऑयल लिमिटेड for 120 million. Lighter Oil Limited is a growing company and is expected to fetch higher return in future. लाइटर ऑयल लिमिटेड का कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं तो वो बताते। उन्होंने कहा हम इस कंपनी के 8% शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है? ग्रांट अ लोन ऑफ 100 million टू मूनसून प्राइवेट लिमिटेड फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। द लोन वुड कैरी इंटरेस्ट एट ऐसे करके। KL currently holds 25% ऑफ MPL's पेड अप कैपिटल। KL और MPL आपस में एसोसिएट हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं। एक ऑप्शन है कि हम मार्केट में से कंपनी उठा के 8% शेयर्स खरीद लें उसके। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम अपने एसोसिएट को इन्वेस्ट कर दें। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्पेसिफाई द कंडीशन विच KL मस्ट फुलफिल बिफोर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को ऑप्ट करने की क्या क्या शर्तें हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्ट 1 पकड़ें और कहें मेरा दिल कर रहा है कि ये वाला काम करें और उसकी शर्त बता के साइड पे हो जाए। आपने दोनों की शर्तें बतानी है और कंपनी को कह देना आपकी मर्जी, हमने आपको शर्त बता दी है। तो पहली वाली है सादा इन्वेस्टमेंट और दूसरी वाली है लोन वाली इन्वेस्टमेंट। लोन वाली इन्वेस्टमेंट में तो आपको 5 नंबर का मसाला है आपके पास। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, वो हो, फिर लोन है, एग्रीमेंट और फलाना, ड्यू डिलिजेंस, वो सारा कुछ। पार्ट 1 में क्या करेंगे? एक सादा सी इन्वेस्टमेंट है। क्या हमने किसी सादा इन्वेस्टमेंट में कहीं पढ़ा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? हमने तो एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट पढ़ी है। जब तक किताब ने नहीं बताया हमने खुद ही स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिख देना। तो इसका मतलब है इन्वेस्ट करना है। अब कहीं हमने कंपनी लॉ में किसी जगह पढ़ा होगा मेंबर इकट्ठे होंगे और वो इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करेंगे, ये भी नहीं पढ़ा। तो जो किसी की पावर नहीं होती, किसकी पावर होती है? और डायरेक्टर की पावर में पुराना सेक्शन 196 उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि इन्वेस्टमेंट्स करना डायरेक्टर की पावर है। क्या डायरेक्टर की इन्वेस्टमेंट की अथॉरिटी बुक में नहीं लिखा हुआ? पक्की बात है, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स में है।
हाँ, असल में बात ये है कि वो जब वो पावर ऑफ डायरेक्टर्स में वो चीज़ ऑलरेडी कवर हुई हुई है कि डायरेक्टर की पावर में ये इन्वेस्टमेंट है, तो मैं तो वहीं से रेफर कर रहा हूँ कि डायरेक्टर्स की किताब तो आपको दोबारा याद करा रही है कि याद है उस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि वो इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्टर की पावर है, लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट मेंबर्स की पावर है। फिर वहाँ हमने जुमला पढ़ा है, जो मेंबर को लॉ ने खास तौर पे पावर नहीं दी है वो किसके पास है पावर? डायरेक्टर। तो ये दोनों जुमले लिखे हुए हैं वहाँ पे। क्लियर? देखें एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर भाई को क्या दुख थे? आप बोर तो नहीं हो रहे ऐसी बातों से? ठीक है, टाइम ज़ाया हो रहा है ना। यकीन माने इस वक्त सबसे कीमती टाइम इस कमरे में मेरा है। सर आप तो यही कर रहे हैं ना, आप तो 2 दफ़ा चला देंगे वही एक टाइम। गुड परफॉर्मेंस, पार्ट 1 में उन्होंने कहा गुड परफॉर्मेंस, पार्ट 2 में कहा मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स वर इनकम्प्लीट एंड वर कन्फाइंड टू द स्टेटमेंट दैट केएल कैन मेक इन्वेस्टमेंट बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन केएल्स बोरोइंग कॉस्ट। उन्होंने कहा बस बच्चों ने सिर्फ इतना सा एक आध लाइन लिख के सर से उतारा, यानी उन्हें लगा कि बच्चे ज़रा तसल्ली से डिटेल से लिखते, उसको अच्छी तरह से एलेबोरेट करते। तो ये सवाल उन्होंने कहा कि बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। जी, ऊपर वाले में उन्होंने लिखा है अच्छी परफॉर्मेंस। मार्किंग स्कीम में उन्होंने बताया है कि 1 मार्क हमने रखा था 1 पार्ट के लिए और 6 नंबर रखे थे हमने सेकंड पार्ट के लिए। अब हमें तो नहीं पता लगना था ना, हम समझते अच्छा 2 या शायद बराबर बराबर है। अब ये उनकी मर्जी है, जहाँ कम लिखना था उन्हें पता था यहाँ तो 1-2 लाइनें हैं, 1 नंबर एलोकेट कर दिया और 6 नंबर नीचे वाले पॉइंट के एलोकेटेड थे। अब आप सोचें 7 नंबर है, 3.5 में डिवाइड करूँ, मैं पूरी शर्तें लिखूँ ना लिखूँ? सर ने तो कहा था ज़्यादा कम में डाउट है, 3.5 नंबर है, क्यों इतना लिखूँ? तो उन्होंने नीचे बताया है कि अक्सर बच्चों ने सिर्फ थोड़ी सी टू द पॉइंट बात की और चलते बने। 6 नंबर का मैंने सवाल पूछा और बच्चों ने मेरे साथ इतनी गुस्ताखी की। तो एग्जामिनर के जज्बात में आपको साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ आइडिया हो। जी, पहले वाले पार्ट में 1 लाइन में आप बता दें कि ये सिंपल डायरेक्टर्स के अप्रूवल से होगा, इसके लिए हमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे में लिख देंगे हाँ भाई ये स्पेशल केस है, पहले तो उनको एसोसिएट बताएं, फिर उसके बाद उसकी कहानी लिखें। तो 6 नंबर के अंदर उनका एसोसिएट का रिश्ता भी तो आपने इस्तेवार करना है, और ये नहीं लिख देना ये एसोसिएट है, ये लिख देना ये क्यों एसोसिएट है। हाँ, तो एग्जामिनर इज़ वेरी स्पेसिफिक कि भाई एवी काम मत टपाओ, तसल्ली से मुझे बताओ। हाँ, मतलब एसोसिएटेड कंपनी, अंडरटेकिंग कंपनी, क्योंकि रूल्स तो सबके सेम है, तो वो उसमें ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप अंडरटेकिंग लिखें या कंपनी लिखें, लेकिन असल इशू ये है कि आप आइडेंटिफाई करें। 26 सितंबर 2020 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ DFL, अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ने रीसेंट बोर्ड मीटिंग हैज अप्रूव्ड अ शॉर्ट टर्म लोन टू किटन लिमिटेड। वाह जी वाह, ये जानवरों की कोई कंपनियाँ हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जानवरों वाली DFL ने अपनी रिसेंट बोर्ड मीटिंग में कहा है कि हम शॉर्ट टर्म लोन देंगे किटन लिमिटेड को, वन ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नहीं ढूंढना, उन्होंने बता दिया। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर विच शेयर होल्डर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, एनुअल जनरल मीटिंग स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन मार्च 2021। मार्च 2021 में AGM होनी है, उसमें मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए और ये लोग उसको लोन देने के बारे में सोच रहे हैं। Under the Provision of Companies Act, state the procedure to be followed for obtaining the approval of each option identified in A above. Ignore procedure relating to। अब A above में जो भी बातें दी हुई हैं उनमें से, अब चूंकि हम सिर्फ B पार्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने रेलेवेंट, तो ये जुमला हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये मैंने एक सवाल के 2 पार्ट्स में से एक यहाँ डाला होगा और एक किसी और जगह डाला होगा, वो किसी और चैप्टर का होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर का अलग से सवाल आ रहा होता है, पार्ट्स में भी कई एसोसिएट का। Autumn 20 question 9B। Majority of the examinees were unable to write the steps involved in holding extraordinary general meeting except the requirement of service of 21 दिन notice and that a shorter notice। क्या सोच रहे थे वो? हम कह रहे थे कि एनुअल जनरल मीटिंग कब आनी है? मार्च 21 में, और अभी क्या हुआ है? 26 सितंबर। एग्जामिनर वॉज थिंकिंग कि बच्चा मुझे बताएगा कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे 6-7 महीने का, हम EOGM बुलाएंगे और EOGM में मेंबर से अप्रूवल लेंगे। कहीं सवाल ने बताया है कि वो ये चाह रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं। अब इसका मतलब है कि एग्जामिनर ओवर एक्साइटेड हुआ हुआ है
वो कह रहा है कि बच्चे तैयारी करके आए हैं तो आग लगा देंगे। अब जब तक आप एक्सप्रेसली उनसे नहीं पूछोगे बच्चे किस तरह से आग लगाएंगे? ठीक है, एक और बात भी है, इसका पार्ट ए कहीं ना कहीं इशारा कर रहा होगा कि बताओ क्या कोई ऐसी मीटिंग हम करवा सकते हैं। इसका पार्ट ए भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मीटिंग में मिल जाएगा। लगे हाथों देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा परेशान हो गए हैं और बगैर पढ़े। मैंने देखना है क्वेश्चन 9 का पार्ट ए, ये मुझे मिल जाना चाहिए। मिल गया शरारती। Under the provision of Companies Act, briefly discuss the options available to DFL for obtaining shareholders approval. shareholder की अप्रूवल कैसे ली जाए, पार्ट ये था। स्टिल ये नहीं बता रहा कि हमें EOGM के बारे में बातें करनी है, बट एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग कि जब वो कहेगा कि बताओ क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो हम कहेंगे भाई आपकी AGM तो बहुत आगे है, 7 महीने 6 महीने बाद है, तो हम दरमियान में EOGM करवाएंगे। अब एग्जामिनर के जज्बात सुनते जाएं और डरते जाएं। Majority of the examinees were unable to write the steps involved in holding EOGM except the requirement of service of 21 दिन नोटिस एंड डेटा शॉर्टर नोटिस। उन्होंने कहा 21 दिन के नोटिस की बातें तो सबने कर दी, लेकिन EOGM करानी कब है, क्यों करानी है, ये नहीं बताया। Since examinee not discuss the approval bypassing resolution by circulation in A above, they failed to correct its requirement in this part. Cover its requirement in this part. जब उन्होंने कहा क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कंपनी कौन सी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो वो चाहते हैं कि हम बताएं कि अगर ये 50 से छोटी कंपनी है तो EOGM कराने के बजाय रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन करवा ली जाए। एग्जामिनर किसी भी वक्त मूड में बैठा हो तो किसी भी सवाल में आपको उड़ा के रख देगा, ये सोच के कि आपने वो क्यों नहीं सोचा जो उसने सोचा था। तो इसलिए किसी भी सवाल में कम और ज़्यादा में कभी भी कम पे वो नहीं करना समझौता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पूरे 100 नंबर तो नहीं ना लेने हैं। जो नंबर कटने हैं वो इन्हीं चीज़ों के कटने हैं जो वो आपसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं भाई हौसला, कॉर्पोरेट लॉ है ना फाइनल में, उधर मुझे तंग कर लेना, इधर उतना रहो जितना बनता है। डन। तो 6 नंबर का खूबसूरत सवाल जिसमें हम एग्जामिनर्स की एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर सके पूरा। 11A, नसीर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है OTL का। वाइल रिव्यूइंग डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय OTL हैज शोन हिज कंसर्न ऑन द फॉलोइंग शेयर्स दैट आर नॉट हेल्ड इन नेम ऑफ OTL। उसने कहा ये वाले और ये वाले शेयर्स हमारे नाम पे क्यों नहीं है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजन फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ OTL इन द नेम ऑफ रहीम एंड समी। रहीम और समी के नाम पे इन्वेस्टमेंट क्यों की गई ये बताना है। प्योर टाइप 3 सवाल है, बड़ा कम टाइप 3 सवाल मिलते हैं हमें। अब आपने पहले दोनों सिचुएशन पढ़ के समझना है कि उसमें कौन सा पॉइंट है, पहले उसका लॉ बताना है, फिर बताना है यहाँ क्या हुआ, फिर बताना है सही हुआ या गलत हुआ। 500 शेयर्स इन पार्क ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड आर हेल्ड इन नेम ऑफ रहीम हु इज एम्प्लॉय ऑफ OTL। PTPL इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ OTL। हमारी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है, वहाँ पे हमने अपने एम्प्लॉय को शेयर दिए हुए हैं। शायद वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे जाने की वजह से हम उसके मेंबर बढ़ाना चाहें। होली ओन्ड का मतलब है हम ही हैं, तो होली ओन्ड मतलब एक मेंबर, तो एक से तो मिनिमम नंबर ख़राब हो जाना था, तो इसलिए अपने एक एम्प्लॉय के नाम पे। और शेयर देखें ना, शेयर की तादाद भी ऐसी लग रही है जो मतलब एवं चूंगा तो होता है कि हाँ भाई ठीक है ये इतने से सिम्बॉलिकली एक भी हो सकता था, चलो उन्होंने इज्जत देने के लिए 500 शेयर रखवा दिए। तो यहाँ पे हमें होली ओन्ड सब्सिडी वाला पॉइंट नज़र आ रहा है। दूसरा, 5000 शेयर्स ऑफ फलाना आर हेल्ड इन नेम ऑफ समी हु इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन दैट कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हमारी नॉमिनेशन। हमने उसे वहाँ पे भेजा है। तो हम ये कहेंगे कि कानून ये कहता है कि आपका जो नुमाइंदा वहाँ पे आप बैठाएं, क्वालिफिकेशन शेयर्स की हद तक आप उसे दे सकते हैं। उन्होंने कह दिया कि उसके पास उस कंपनी के, हमारे पास उस कंपनी के 30% शेयर्स और हमने इस बंदे को 5000 शेयर्स दे दिए, तो बता दें कि अगर ये क्वालिफिकेशन शेयर्स के अंदर हैं तो ठीक है। देखें एग्जामिनर के जज्बात। A20 क्वेश्चन 11A,
Many examinees did not mention that if company is wholly owned subsidiary means it has one shareholder. उन्होंने कहा अक्सर बंदों ने जिक्र ही नहीं किया कि wholly owned subsidiary का मतलब है एक शेयर होल्डर, इसका मतलब हम फंस गए हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर वाले रूल में. Whereas the law require that private company must have at least 2 member. तो उन्होंने कहा हमें अच्छा नहीं लगा कि लोगों ने ये बताया ही नहीं कि wholly owned subsidiary में एक मेंबर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है. दूसरा, many examinee did not specify that qualification shares can be held jointly in name of investor, company and non-executive director. वो नहीं है क्वालिफिकेशन शेयर, हम कहते हैं क्वालिफिकेशन शेयर या उस बंदे के नाम पे रख दो या उसके और कंपनी के जॉइंट नेम पे. अब तबसरा उन्होंने कहा था कि बताओ गलत तो नहीं हो रहा, और हमने कह दिया गलत नहीं हो रहा, ठीक है, दिस इज अलाउड कि आप उसके नाम पे रख सकते हैं. तो एग्जामिनर ने कहा कि ये क्यों नहीं बताया कि उसकी और कंपनी की कंबाइंड नेम पे रखने की ऑप्शन भी है. अब ताल्लुक नहीं है, इसका मतलब है जब लॉ लिखना है तो उस वक्त काट के नहीं लिखना, सेंटेंस पूरा एंड तक चिपकाना है ताकि उन्हें पता लग जाए कि हमें कानून पूरा आता है. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन समझना ज़रूरी है कि एग्जामिनर हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है. जब भी कहीं लॉ लिखें पूरा लिखें, उसको सेंसर्ड वर्जन मत दें, उसका उतना मत दें जितना आपको लग रहा है कि बस इससे मेरा काम चल जाएगा. अगर एक जुमला चलता आ रहा है तो उस जुमले को कम से कम पूरा कर लें. याद है वो बीच में कहा था कि वो ओन्ड और कंट्रोल बाय फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो लिख दिया, बाय इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नहीं लिखा. इसका मतलब वो कहते हैं यार रट्टा हो तो फिर चौकस तो हो, सुथरा हो, लिखे बच्चा तो बस बहरा हो. जिसके लिए वो रजिस्टर बनवाया गया, जिस रजिस्टर को देख के, अब आपने जब याद करना उस रजिस्टर को याद करना है, आप दुआ देंगे. उस रजिस्टर ने आपको एक तो हाईटी की एक्सेस दिलवाई, दूसरा वो रजिस्टर जो है वो आपको पास होने के करीब ले जा रहा होगा इंशाल्लाह. स्प्रिंग केस फेब 2021 में STL एक्वायर्ड 18% वोटिंग शेयर इन JL. 18% ई रंग नंबर है, ठीक है. हाँ, 20% से ऊपर कहानी बनती है. आफ्टर एक्विजिशन STL नॉमिनेटेड वन ऑफ इट्स डायरेक्टर ऑन JL बोर्ड. STL board is planning to acquire further 10% voting share in JL in May 2021. Under the Companies Act, discuss the condition which STL must fulfill before making any further acquisition. 18% है और अब मजीद 10% की तरफ जा रहे हैं. अब जब मजीद 10% की तरफ गए तो फिर एसोसिएटेड वो हो जाएगा. अच्छा, फिर क्या हुआ कि एक्विजिशन के बाद इन्होंने अपना एक डायरेक्टर उनके बोर्ड पे डायरेक्टर बिठा दिया. तो बजाय इसके कि हम 18% से 20% और 20 से ऊपर के सफ़र के बारे में गौर करें, खामोशी से उन्होंने हमें एक शर्त तो बता ही दी एसोसिएट वाली कि हमारा एक डायरेक्टर वहाँ डायरेक्टर. लेकिन हम अगर अपने एक बंदे को दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बना के भेजें तो क्या ये एक्सेप्शन नहीं है? क्या इसकी वजह से हम कहते नहीं है कि ये तो एसोसिएटेड का रिश्ता नहीं डेवलप करवाएगा? एक्सेप्शन में से नहीं है. ये एक्सेप्शन है इन्वेस्टमेंट टू बी होल्ड इन कंपनी के नेम की. इसका मतलब है कि हम अगर अपने डायरेक्टर को उधर डायरेक्टर बना के भेजें और अनलेस कि वो इंडिपेंडेंट हो या अनलेस कि वो गवर्नमेंट नॉमिनी हो, वो एसोसिएट का रिश्ता डेवलप कर जाता है. तो यहाँ आप बता दें कि भाई आप इसमें हमें मत कंफ्यूज करो कि 18 से 10 ऊपर लेंगे तो बाद में एसोसिएट बनेगी तो शर्त फॉलो होगी नहीं होगी. ये एसोसिएट आज ही हैं. 18% खरीदते समय ही जब इन्होंने अपने एक डायरेक्टर को वहाँ डायरेक्टर बना के भेज दिया तो कॉमन डायरेक्टर होने की वजह से दोनों एसोसिएट हो गए. अब जब एसोसिएट हो गए तो कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी है. अच्छा, फर्दर क्या करने लगे हैं? 10% शेयर्स खरीदने लगे हैं. शेयर्स खरीदने लगे हैं. अब अगर खुदा ना खास्ता आपने लिख दिया इफ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन, चूँकि अब उन्होंने एक्सप्रेसली आपको इक्विटी बताई है कि आप फर्दर 10% शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे टाइप 3 सवाल बना के, पहले तो 4 नंबर पूरे कर देना, पहले टाइप 3 सवाल बना के आप कहें कानून ये कहता है कि एसोसिएटेड कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट होगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होगी और कोई भी एडिशनल होगी तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन. इन दिस सिचुएशन चूंकि वो बंदा उनका डायरेक्टर है और ये कॉमन डायरेक्टर होने की वजह से एसोसिएट हैं, सोल्यूशन देयरफॉर इनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये डिसीजन अप्रूव करवाना होगा. जी, ये बिल्कुल रिलेटेड पार्टी अब काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया है. जब हमारा सिर्फ एसोसिएटेड का रिश्ता डेवलप ना हो पा रहा हो और थोड़े दूर के कजन्स लग रहे हों और कुछ ना समझ आ रहा हो तो फिर रिलेटेड पार्टी में चले जाएं. लेकिन जहाँ एक्सप्रेसली वो हमें एक प्योर एरिया की तरफ आ गए तो इधर ही काफ़ी है. हाँ, अगर ये सवाल होता 10 नंबर का, फिर कहते बताओ क्या क्या हो सकता है, तो फिर हम बहुत ही गहराई में उतर जाते हैं कि अगर ये एक नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन हुई और मार्केट से सस्ते शेयर मिल रहे हुए, ये जहन में रखना है. रिलेटेड पार्टी वाला नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में, आर्म्स लेंथ में नहीं है वो जो सारी अप्रूवल्स और वो सारा कुछ है. तो ये टेक्निकल पॉइंट है जो हमने जहन में रखना है.
और अगर डायरेक्टर ये इन्वेस्टमेंट करवा रहा होता अपनी वजह से तो फिर डायरेक्टर के इंटरेस्ट की तरफ भी हम घुस सकते थे। लेकिन नंबर जितने हैं और एक स्पेसिफिक टॉपिक एरिया उसने पूछा हुआ है तो हमें ज़्यादा गहराई में उतरने की ज़रूरत ही नहीं रही। बीपीएल एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, IPL उसे मैनेज कर रही है। BPL हैज़ बीन यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट। इन ऑर्डर टू मीट हिज फ्यूचर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, BPL is considering to grant an interest-free loan for a period of 2 years to its sole supplier Jade Packaging Limited for expansion of manufacturing facility. JPL is also managed by IPL। वाह, कॉमन मैनेजमेंट है। बताएं क्या फॉलो करना होगा इस लोन के बारे में। तो पहले बता दें कि ये एसोसिएट है क्योंकि कॉमन मैनेजमेंट है, और अब उसके बाद पूरा सेक्शन छाप देना है। स्प्रिंग 2022 का सवाल था, सिनेरियो बनाया लेकिन पूछा रट्टा है। बस जो यहाँ तक पहुँच गया होगा वो सही जवाब दे सकेगा। अगेन मतलब ये तो एक बात है ना, आप तो तसल्ली से सारी बातें करेंगे, ये सारी शर्तें पूरी करनी होंगी, बोरविंग इस तरह से कम से कम ऐसे हो, और अगर कोई रेट ना हो इनका तो फिर जो SCCP ने स्पेसिफाई किया है वो रेट होना चाहिए कम से कम। और SCCP ने, मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आपको बता दूँ, काइबर स्पेसिफाई किया होता है कि जिन कंपनियों की कोई बोरविंग ना हो वो किससे कंपेयर करें, वो काइबर से कंपेयर करें। अब तो काइबर 15% पे पहुंचा हुआ है, इस वक्त तो तूफान हुआ हुआ है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, इसमें आप देखेंगे एक ही तरह का सवाल बार बार, आई कैप ना थक जाता है यहाँ पे आते आते। Explain the exception to the following provision as specified under Companies Act 2017. In a meeting of Board of Directors, no director shall take any part in discussion of or vote or any contract or arrangement entered into or to be entered into by or behalf of the company if he is in any way whether directly or indirectly concerned or interested in the contract or arrangement, nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of any such discussion or vote, and if he does so vote, his vote shall be void। मुझे इस जुमले में फुल स्टॉप ढूंढ के दिखाएं इन अ मीटिंग के बाद से। कहाँ पे? हाँ, वॉइड के एंड पे। तो उन्होंने जुमला शुरू किया ऐसा जुमला कि आप उसमें बहते जाएं और एंड पे पहुंच के हैं क्या, दोबारा से पढ़ें। तो उन्होंने वो पूरा रूल आपको बताया है कि अगर एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड होगा तो वो वोट नहीं करेगा और कोरम में भी काउंट नहीं होगा, और दूसरा वो क्या होगा, हाँ मतलब वो सारी बातें। पूछा क्या है, एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू फॉलोइंग प्रोविजन। इस कानून की एक्सेप्शन शदीद अखीर, सॉरी शदीद से भी आगे, अखीर प्राइवेट कंपनी, और श्योरिटी जब बन जाता है और वो कंपनी फिर उसको गारंटी देती है कि तुम्हें हमसे नुकसान हुआ तो हम तुम्हें हर्जाना अदा करेंगे। श्योरिटी वाला पॉइंट क्या है? श्योरिटी वाले पॉइंट में क्या होता है कि एक कंपनी है, कंपनी लोन ले रही है बैंक से, फ़र्ज़ करें हबीब बैंक से लोन लिया, हबीब बैंक से लोन लेते हैं, वो कहते हैं यार तुम तो कंपनी हो, तुम भाग गए तो क्या होगा? वो कहते हैं कोई मसला नहीं, हमारा एक डायरेक्टर है, वो एक इंसान है, वो आपको गारंटी दे देगा। डायरेक्टर कहता है भाई मैं जो उन्हें गारंटी दूं और तुम पैसे ना दो और मुझे पैसे देने पड़ जाएं तो मुझे कौन पैसे देगा? उन्होंने कहा मसला कोई नहीं, हम एक और आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं तुम्हारे साथ कि हम तुम्हें इंडेमनीफाई करेंगे अगर तुम्हें हमसे कोई नुकसान हो गया, तुम ये एग्रीमेंट दिखा के अदालत से जाके हमसे पैसे रिकवर कर लेना। तो अगर एक डायरेक्टर के साथ, क्योंकि वो हमारा श्योरिटी बना है हमारी कंपनी का, और अगर कंपनी कह रही है कि तुम्हें श्योरिटी बनने पे जो नुकसान होगा हमारी किसी गलत हरकत पे, हम तुम्हें उसकी कंपनसेशन अदा करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में ये डायरेक्टर बहरहाल इंटरेस्टेड है, लेकिन चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इसको बचाने के लिए हो रहा है क्योंकि ये कंपनी का श्योरिटी बन रहा है, तो ये हलाल कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलाउड है। इस कॉन्ट्रैक्ट वाली मीटिंग में ये वोट भी कर सकता है, इसको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिखने में लग रहा है उसका इंटरेस्ट है, लेकिन कंपनी की ही वजह से वो फंस रहा है, तो उसका अपना ज़ाती को मफाद नहीं है। तो ये वाली एक्सेप्शन, और दूसरी एक्सेप्शन अखीर प्राइवेट कंपनी वाली जिसकी ना होल्डिंग ना सब्सिडरी में दूर दूर तक कोई पब्लिक कंपनी हो। लें जी, अल्फाज बदले उन्होंने। ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग प्रोविजन एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। नो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल फलाना 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 फलाना। सेम सेम। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। उनमें से एक प्रोविजन मांगी गई होगी
In a meeting of board of director, no director shall take any part in discussion of or vote or any contract or arrangement enter into or to be entered into or not share his presence and फलाना फलाना फलाना। सिर्फ उन्होंने पहली लाइन का इजाफा किया है, इस दफ़ा फुल स्टॉप के बाद इन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह दिया। अगर मैं सेम कह दूं तो उम्मीद है आप माइंड नहीं करेंगे। खुर्रम इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एमएनओ। चलो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल आया, एक सवाल हमने 3 दफ़ा देखा। खुर्रम चीफ एग्जीक्यूटिव एमएनओ का एक लिस्टेड कंपनी। खुर्रम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड होल्ड्स द मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर। वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और उसके पास कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं, इसलिए वो इनका चीफ एग्जीक्यूटिव लग गया है। एमएनओ लिमिटेड प्लान्स टू एंटर इनटू अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट विद आरएसटी लिमिटेड। 30% of RST shares are held by VWX Limited, in which Khurram is also a director. एक एमएनओ है, एक खुर्रम है जो कि CEO है एमएनओ का। अच्छा, फिर एक VWXL है, खुर्रम यहाँ पे डायरेक्टर है। एक RST है, RST के 30% शेयर्स हैं VWXL के पास। एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विच वुड बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड बाय खुर्रम इन अबव सिचुएशन। खुर्रम अपॉइंट हुआ है और एमएनओ का है, ये रंग बदल देते हैं। MNO plans to enter into a major contract with RST। MNO RST के साथ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रहे हैं। पूरी डायग्राम दिखा के आपने साबित करना है कि चूंकि खुर्रम एक जगह CEO है और एक जगह डायरेक्टर है, तो ये दोनों इदारे आपस में क्या हैं, एसोसिएटेड। तो अब अगर MNO RST के साथ कोई मामला कर रहे हैं तो सवाल अगर ये होता कि एमएनओ क्या करे, तो हम कहते हैं एमएनओ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, फलाना करे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि एमएनओ क्या करे, सवाल क्या है, खुर्रम क्या करे। अब समझ आया? इस सवाल का 2 जगह से जवाब हो सकता था। अगर वो पूछते एमएनओ को क्या करना है तो आप इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट से जवाब देते। अब चूंकि उन्होंने कहा कि खुर्रम जो कि डायरेक्टर है वो क्या करे, तो खुर्रम का इंटरेस्ट है दूसरी कंपनी में, तो ये वाली कंपनी जब उस कंपनी के साथ डीलिंग कर रही है, देन खुर्रम इज अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। इसका एक इंटरेस्ट है, तो अब यहाँ अपना इसको इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होगा। तो एक चीज़ हमें समझ आ गई, अगर एक सवाल आए और हम सोच रहे हो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की तरफ जाएं या इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की तरफ जाएं, तो जहाँ कंपनी ने क्या करना है वहाँ हम इन्वेस्टमेंट एसोसिएट की तरफ चले जाएंगे, और जहाँ इंसान ने क्या करना है जो डायरेक्टर है, डिस्क्लोजर। और अगर कोई डायरेक्टर का रिलेटिव और इस तरह की बात हो गई तो फिर हम तीसरे रिलेटेड पार्टी वाले एरिया की तरफ भी जा सकते हैं। डन? खूबसूरत सवाल। Munafa Limited is engaged in business of leasing vehicles to corporate customers. The board of directors of Munafa Limited is considering to authorize one of its director, Mr. Farigh, to enter into contract with Mrs. Laika, the managing director of Tez Raftar Limited, for the purchase of 6 delivery vans. लें जी, एक कंपनी है, उनके साथ 6 डिलीवरी वैन्स आपने लेनी है, वहाँ एक मैनेजिंग डायरेक्टर है मिसेस लाइका, और हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिस्टर फारिक से कहा है कि आपने उनसे गुफ्तगू शनीद करनी है। बाद में पता ये लगा कि मिसेस लाइका मिस्टर फारिक की भी बीवी है, लिखा हुआ है मिसेस लाइका इज ऑल्सो द वाइफ ऑफ, यानी मिसेस लाइका एक तरफ तो ये डील करवा रही हैं, उसके साथ इजाफी तौर पे, पता नहीं बी से आप लोग कहाँ पे पहुँच गए, तो वो मिस्टर फारिक की बीवी भी हैं इजाफी तौर पे इस वो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो हमने जिक्र किया है। तो टेक्निकली ये मिस्टर फारिक ना, फारिक गेम सारी बीवी के पास है, तो अपनी ही बीवी के थ्रू एक कंपनी की गाड़ियां अपनी कंपनी को खरीदवार के दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट और क्या होगा। ई रॉन्ग नंबर है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एनालाइज द अबव सिचुएशन, ऊपर वाली सिचुएशन को एनालाइज करें। तो आपने ये शादी वाले मामले पे काफ़ी हाईलाइट करना है
कि जो भी वाली बीवी है ना, ये जुमला काफ़ी सनसनीखेज था, हमने इसको बड़ा एंजॉय किया। खैर, एनालाइज द अबव सिचुएशन का मतलब ये है कि ऊपर वाली सिचुएशन का पोस्टमार्टम करें। आप पहले बताएं, ये जो ये ऊपर हो रहा है ना, ये एक कंपनी का एक डायरेक्टर अपने एक ताल्लुक के साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर है। तो सबसे पहले तो आपने इसको डीकम्पोज करना है, इसको तशरीह करनी है, एनालाइज। अब देखें रिक्वायरमेंट में उन्होंने एनालाइज कहा है, तो अब आपने पहले उस सिचुएशन के ऊपर बड़ा तसल्ली से तबसरा करना है। एंड फिर क्या करना है, आपने मिस्टर फारिक को बताना है कि उसकी कंपनी की तरफ क्या जिम्मेदारी है। तो इसने डिस्क्लोज करना है और दो काम करने हैं ना, डिस्क्लोज करना है और एक काम नहीं करना, वोट नहीं करना इस ट्रांजैक्शन में। अगर अखीर प्राइवेट कंपनी है तो फिर एक्सेप्शन मिलेगी। सवाल ने हमें कोई अखीर प्राइवेट कंपनी का लिंक नहीं दिया। ठीक है, आप ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो उस मीटिंग में भी नहीं बैठना। ये लिस्टेड है, लिस्टेड जब उन्होंने अलग से नहीं कहा तो फिर हम अजम्पशन ना लें, लेकिन अगर लग रहा हो कि 5 नंबर पूरे होने में मेरा मसाला थोड़ा सा कम रह गया तो एक इजाफी जुमला लिख देने में हर्ज कोई नहीं है। ठीक हो गया। जैसा क्यों लग रहा है कि स्प्रिंग 15 में एग्जामिनर कमेंट होना चाहिए? मेरे ख्याल में हमारे पास एक आध अटेम्प्ट का शॉर्ट था, है, ख्याल सही था। परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज डिसअपॉइंटिंग। एवरेज और बिलो एवरेज से भी नीचे का वर्ड जो उन्हें नजर आया, दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। उन्होंने कहा लोगों ने थकी हुई परफॉर्मेंस दी है। Majority of the candidates were only able to write that director should disclose the nature of interest in transaction as his wife is managing director of company with whom directors are contemplating to enter into transaction, ignoring the time frame and manner of disclosure as provided in section फलाना एंड फलाना। उन्होंने कहा ये तो बता दिया कि नोटिस देना है, लेकिन ये नहीं बताया किस टाइम पे नोटिस देना है। अब देख रहे हैं 5 नंबर पूरे करने हैं तो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा कि नोटिस देना है। उनको बुरा लगा कि आपने नोटिस के आगे टाइम क्यों नहीं लिखा, कि वो अगर मीटिंग होनी है तो उसमें नोटिस दें, हो गई हुई है तो वेरी नेक्स्ट में नोटिस दें। अब ये सवाल में कहीं नहीं लिखा कि आपने इतनी गहराई में जवाब देना है, बट वो चाह रहे हैं कि आप इतनी गहराई में जवाब दें। इसका मतलब वही हुआ कि हल्का सा भी डर लगे तो ज़्यादा लिख देना। यकीन माने एनालाइज जब उन्होंने करने का कह दिया था तो आई वॉज श्योर कि 2.5-1 नंबर तक तो एनालिसिस ही है कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इस तरह से करके, और अगले 2.5 नंबर में ठीक है हम अगर वोट और वो वाली बात कर दें तो काम चल जाएगा। बट अगेन एग्जामिनर बहुत ऊपर जा रहा है, वो कह रहा नहीं, मैंने जो 5 नंबर दिए हैं इतने ज़्यादा ख़तीर मैंने नंबर दे दिए हैं, इतनी ख़तीर तो डोनेशंस नहीं आई हैं बाहर, वो क्या होता है, वो फंडिंग नहीं आई है बाहर से, जितने ज़्यादा मैंने जो नंबर दे दिए हैं, तो अब जो है वो इन नंबरों को जस्टिफाई करना है। तो उसको बुरा लगा। इसका मतलब है बच्चों की परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग नहीं थी, एग्जामिनर की ख्वाहिश ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट्स फेल टू स्टेट, अब आगे सुन के ना तड़प जाएंगे आप। ऑल द कैंडिडेट फेल्स टू स्टेट दैट फेलियर ऑफ डायरेक्टर टू कंप्लाई विद द रेलेवेंट प्रोविजन वुड अट्रैक्ट अ पेनल्टी। मगर बच्चों ने ये भी नहीं बताया कि उसकी पेनल्टी भी होगी अगर रूल फॉलो ना हुआ। है दीवी लेवल 1 दिया हुआ है, लेवल 2 दिया हुआ है। हाँ, चूँकि उस ज़माने में 5,000 रुपये पेनल्टी होती थी तो उन्होंने कहा कि 5,000 क्यों नहीं लिखा, ये मतलब पुराना सवाल है ना थोड़ा सा, तो कहते हैं उन बच्चों ने बताई ही नहीं, पेनल्टी भी नहीं बताई। यानी वो कह रहा है कि मुझे सब बताओ, असूलन सोल्यूशन में मेंशन होनी चाहिए। अगर सोल्यूशन कौन बनाए, जो पेपर चेक कर रहा है, वो नहीं बना रहे सोल्यूशन। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सोल्यूशन से आपको रफ अंदाज़ा 70-80% हो जाएगा, बट एग्जामिनर की असल बात समझने के लिए एग्जामिनर कमेंट है। इसीलिए मैं, आप लोगों को लग रहा है कि टाइम हम शायद ज़रा ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ उस बंदे की सोच दिखा रहा हूँ कि वो क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, सोच क्या रहा है, उसको क्या लग रहा है कि क्या क्या होना चाहिए। डन। कहानी को अगले दर्जे में दाखिल करते हैं। फराज डायरेक्टर है ग्रीन लाइन लिमिटेड में, ऑल्सो नॉमिनी डायरेक्टर इन ब्लू लाइन्स लिमिटेड। वाह, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन में वो डायरेक्टर है। ग्रीन लाइन की इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ब्लू लाइन में, उसकी वजह से हमारा डायरेक्टर है।
GLL ट्रांसफर 6000 शेयर्स इन BLL बीइंग द क्वालिफिकेशन शेयर इन नेम ऑफ फराज। फराज को वो बनाने के लिए वो क्वालिफिकेशन शेयर भी दिए। यहाँ तक की कहानी हमें समझ आती है। Recently, the directors of GLL have shown their interest in entering into joint venture with BLL and have called a meeting of the board of director for the purpose। दो कंपनी, हमारा एक बंदा इधर भी डायरेक्टर है, वही बंदा वहाँ पे भी डायरेक्टर है, और हमारी कंपनी के लोग उस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइस वेदर फराज कैन पार्टिसिपेट इन अबव मीटिंग। क्योंकि यहाँ तक जो सवाल चल रहा था ना, मेरा दिल था कि आगे रिक्वायरमेंट में ये लिखा हो कि बताएं अगर हमने उनके साथ ट्रांजैक्शन करते हुए इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या होगा। तो हम चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की तरफ। उन्होंने कहा कि एक जॉइंट वेंचर करना है, और ये कहा कि बताओ फराज इस मीटिंग में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर उसकी पार्टिसिपेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, फराज आ सकता है नहीं आ सकता? मीटिंग में आ सकता है लेकिन उस इशू के ऊपर बात नहीं करेगा। लिस्टेड है इनमें से कोई लिस्टेड नहीं है, तो इसको वॉकआउट नहीं करना। मीटिंग में आ सकता है, अटेंड कर सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। तो ये आप कहेंगे पार्टिसिपेट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिजिकली आ सकता है लेकिन उस एजेंडा पे ना कोरम में काउंट होगा ना ये वोट कर सकता है। मैं चाह ये रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 10 आप लोगों को उतना टेक्निकल नहीं लगा, आप लोगों को समझ आ गई है, लेकिन मुझे पता है कि सवाल जब पेपर में स्टैंड अलोन आता है ना, तो उसको उधर क्लासीफाई करना या उधर क्लासीफाई करना ही एक बड़ा ट्रिक होता है। तो आपको डिफरेंसेस समझ आए कि कब वो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में आ रहा है और कब वो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में जा रहा है। तकरीबन हर सवाल जो हम देख रहे हैं उसमें एसोसिएट का रिश्ता है, बट हम एसोसिएट की बात नहीं कर रहे, हम डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंसान का जिक्र हो रहा है। बताओ वो डायरेक्टर क्या करेगा, वो डायरेक्टर मीटिंग में क्या करेगा, वो डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारी है। अगर कंपनी की जिम्मेदारी होती तो हम उधर चले जाते। इसका तो नहीं देखना ना एग्जामिनर कमेंट, देख लेते हैं हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं। Performance remained average. Many candidates, without assigning any reason, only concluded that nominee director can attend the meeting but cannot vote, or that he cannot attend the meeting at all. उन्होंने कहा बच्चों ने कुछ ज़्यादा उसकी रीज़न शीज़न नहीं बताई, बस कहा कि मीटिंग अटेंड कर सकता है, वोट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि आप इसे टाइप 3 सवाल बनाएं। पहले बताएं, कानून ये कहता है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। इन गिवन सिचुएशन चूँकि उसका इंटरेस्ट है, देयरफॉर, यानी उनको रीज़न के साथ जवाब चाहिए था। एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की हमें समझ आई। ज़ाहिर है एक पूरा सिनेरियो बनाया हुआ और एंड पे पूछा है कि बताओ फराज क्या कर सकता है। ऐसा सवाल नॉर्मली हम टाइप 3 में क्लासीफाई करते हैं, इसलिए टाइप 3 आपको हेल्प कर जाता है कि उसमें आप लॉ भी पूरा लिख देते हैं और तबसरा भी कर देते हैं। उन्हें तबसरा चाहिए था वो भी मिल जाएगा, लॉ चाहिए था वो मिल जाएगा, और अगर उन्हें दोनों चाहिए थे और वो दुखी होकर कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला, तो टाइप 3 इज़ द सेवियर। किसी भी पेपर में किसी भी सवाल में अगर आप सोचें कम लिखना है ज़्यादा लिखना है, या मेरे पास कम माल है ज़्यादा कैसे करूँ, टाइप 3 बना दें उस सवाल को, कानून का पोर्शन बनाए, तबसरा करें, नीचे जवाब दें। हेडिंग भी बना सकते हैं, पैराग्राफ बना के एक एक लाइन स्पेस देते हैं ताकि उन्हें पता लग जाए कि ये आप 3 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। नंबर लेने, ज़्यादा नंबर लेने की ना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने अब तक नोट कर लिया होगा कि इनमें से हर सवाल में आप आराम से 1-1.5 नंबर लूज कर रहे थे। और अगर पेपर में 26 पार्ट्स हों तो इसका मतलब है कि आपने 30-35 नंबर के सवाल एवं इग्नोर, मतलब 30-35 नंबर छोड़ दिए आते हुए सवालों में से, और जो नहीं आते वो तो अलावा है। तो सी लॉ के अंदर ये थोड़ा ज़रूरी है कि हमें ये समझ आए कि हमें कितनी गहराई में उतरना है, क्या करना है। डिज्नीलैंड लिमिटेड कंसिडरिंग परचेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन हाउस विच इज करंटली ओन्ड बाय मार्वल्स प्राइवेट लिमिटेड वाजिवा। Board of Directors of Disneyland is considering to give responsibility of negotiation and finalization of the deal to two directors, Muiz and Kareem. Muiz and Kareem जाके negotiate करेंगे. However, Naghma, the wife of Muiz, and their 15-year-old son Riaz jointly hold 15% shares of Marvels Limited. एक कंपनी में वो है इन्वेस्टमेंट है और हमारी कंपनी दूसरी है। डिज्नीलैंड में हम मौजूद हैं और दूसरी कंपनी में स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन के पास शेयर्स हैं, और हमारी कंपनी हमें ही भेज रही है कि तुम जाके नेगोशिएशन करके आओ उनके साथ, और हमारा उस कंपनी से भी इंटरेस्ट है। हम एक ऐसी नेगोशिएशन करेंगे कि सारा प्रॉफिट उस कंपनी को चला जाए, क्योंकि उसके 15% शेयर्स हमारे पास हैं। तो ये इंटरेस्ट है जिसमें गड़बड़ हो सकती है। मुइज़ की जिम्मेदारियाँ और ड्यूटियाँ बताएँ, तो आप बताएंगे कि मुइज़ पहले तो इंटरेस्टेड है और फिर इंटरेस्टेड बंदे के बारे में आपने बताना है कि वह वोट नहीं करेगा और वो क्या होगा, वो सारी बात।
ऑटम 17 क्वेश्चन 8A, बिलो एवरेज 26% लोग पास हुए। इसमें एसोसिएट का रिलेशन 15% शेयर्स है, नहीं बनता, ठीक है। लेकिन एसोसिएट तो मसला ही नहीं है हमारा, इस वक्त तो डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, तो 15% शेयर्स खरीदने से इंटरेस्ट तो बन ही जाता है ना। अच्छा जी, 26% लोग पास हुए, इसका मतलब है 74% तो 2 नंबर भी नहीं ले सके। 74% बच्चों ने सवाल में लिया 1.5 नंबर या उससे कम, और बाकी 26% बच्चों ने 2 या उससे ऊपर नंबर लिए। अकॉर्डिंग सिनेरियो गिवन, मोइज वॉज ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फलाना, उसका माइनस वहाँ पे था, DL वांट करता था, तो परफॉर्मेंस ऑन दिस पार्ट रिमेन बिलो एवरेज, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फेल टू एप्रीहेंड दैट मोइज वॉज एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आया कि मोइज एक इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। एंड द रिजल्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ लॉट ऑफ कैंडिडेट मेंशन दैट ही शुड प्रायोरिटाइज द इंटरेस्ट्स ऑफ डिज्नीलैंड एंड रिमेन प्रूडेंट वाइल नेगोशिएटिंग विद मार्वल प्राइवेट लिमिटेड। तो जी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि चूंकि उसका इंटरेस्ट है तो उसको ध्यान से ये सारा हिसाब किताब करना होगा, अपने इंटरेस्ट को हावी मत होने दे, ईमानदारी से सोचे। और वो असल में ये जवाब आखिरी 1 घंटे में लिखे जा रहे होते हैं, जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता ना और एक सवाल सामने नाच रहा होता है, बंदा कहता है कुछ तो करना है, तो फिर उधर वो फनकारियाँ लगा रहा होता है। तो इसका मतलब है ये सवाल लोगों ने फनकारियों वाले टाइम के लिए रखा होगा और कुछ नहीं समझ आया होगा, उन्होंने कहा होगा अच्छा चलें ईमानदारी दिखाए, वो बेईमानी ना करे, देखें मेरा प्राइम मिनिस्टर भी तो कितना ईमानदार है, वो भी तो सॉरी अभी तो खैर इतना ईमानदार वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वो फिर उसको बुरा लगा है कि बच्चे जो है ना वो एक अलग ही वेराइटियाँ करा रहे थे। मोर ओवर सम कैंडिडेट्स वेंट इनटू अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट and concluded that since DSL was not an associated company, there was no responsibility on Moiz। उनका कुछ बच्चों ने कहा कि ये फजूल सवाल है, बकवास सवाल है, जब ये एसोसिएट है ही नहीं तो मोइज की दूर दूर तक कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। असल में ये इन पॉइंट से समझ आ रहा है, वो जिन पे उलझा है वो बच्चे कौन है, वो मुझे समझ आ रहा है। वो आखिरी 1 घंटे में बैठे हुए बच्चे हैं जो कि सवाल को बार बार देख के कह रहे हैं 80% पेपर हो गया, अब ये आखिरी 3 सवाल नहीं समझ आ रहे, और एंड पे कहते हैं चलो कोई नहीं अब 10 मिनट रह गए, कुछ तो लिख के जाएं, तो वो कुछ पे वो ज़रा माइंड करे। शुक्र है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक नया सवाल आने लगा है, द डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल नॉट टेक एनी पार्ट इन डिस्कशन और वोट और एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर इनटू और बी एंटर इनटू और फलाना 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 अंडर द प्रोविजन ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्सेप्शन टू द अबव। चौथी दफ़ा वही सवाल, इस दफ़ा काफ़ी अरसे बाद उन्होंने रिपीट किया। असल में बच्चे पक्के हो गए होंगे ना, 3 दफ़ा से लगातार वही सवाल आ रहा था, बच्चे कहते होंगे इसमें से तो आता ही वही है, एक दूसरे को इंटरनेट पे फेसबुक पे कहते होंगे इस चैप्टर में सिर्फ ये पैराग्राफ करके जाना है। तो वो आईकेप अपने फिर थोड़ा सा ट्विस्ट दिया और कुछ अर्से बाद जब लोगों को भूल गया कि आईकेप क्या सवाल पूछा करता था, दोबारा से वही सवाल पूछ लिया। Fry's Limited considering to enter into contract with Bari Limited for the construction of its new manufacturing facilities. The board of directors of FL has authorized Hassan Ali, an executive director, to negotiate the final price with BL. Sara Ali, who is chief executive in BL, is the spouse of Hassan Ali. एक ही तरह की सिचुएशन को गोल 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 घुमा के सिर्फ आपको पेपर के बीच में अचानक से सवाल आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चूँकि इस वक्त हम इस चैप्टर को जहन में रख के बैठे हुए हैं इसलिए हमें कहानी समझ आ रही है, और चूँकि हम इससे मिलते जुलते सवाल देख रहे हैं, पास पेपर ज़रूर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि कई दफ़ा एग्जामिनर हिंट पकड़ता है पास पेपर से। क्योंकि देखिए ना, मैं अगर एग्जामिनर हूँ ना, फर्स्ट करें मुझे आई कि अपने अचानक से आब्दी साहब आपने इस दफ़ा पेपर बनाना है, पहली शर्त ये कि क्या मैं पिछले 1-2 साल से पढ़ा रहा हूँ, अगर पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं नहीं बन सकूँगा सेटर। तो अगर मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं कहीं अपनी ज़िंदगी में कहीं और मसरूफ़ था, श्रीलंका निकल गया था और वहाँ पे मैंने जो है ना डॉलर ख़रीदने शुरू कर दिए थे, तो होगा ये कि वो मुझे कहेंगे जी आप पेपर बनाएं। अब मैं पेपर बनाने बैठूंगा तो मुझे होगा मैं जितना मर्जी खूबसूरत पेपर बना दूं, जालिमों ने कोई एतराज़ लगा देना है, ऊपर से नोटू भी अच्छे दे रहे हैं, तो पेपर ऐसा हो जो काबिल एतराज़ ना हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं पिछले पेपर से थोड़ा सा आइडिया लूँगा, क्योंकि पिछले पेपर अगर अप्रूव हुए और बच्चों के सामने आए तो वो अच्छे पेपर थे। तो अगर वो कहेंगे आदि साहब ये क्या वाहियात सवाल बना दिया आपने, मैं कहूँगा भाई ऑटम 2007, ऑटम 2012, स्प्रिंग 2017 में आपके ये 3 सवाल थे, तीनों का ये सप्ताह मैंने सिर्फ किरदार बदले हैं, अगर ये गलत है तो वो भी गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि एक नया एग्जामिनर सेफ हो जाता है जब वो थीम उठाता है पास पेपर से।
तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि थ्योरी में आपको हर दफ़ा का सवाल वैरायटी चेंज करनी पड़ती है। अकाउंटिंग में तो बहुत आसान है ना, सिर्फ फिगर्स चेंज कर दो, बच्चे फिर से रुल जाएंगे, वो तो लगे रहेंगे कैलकुलेशन करने में। तो थ्योरी में पास पेपर बहुत अच्छा आपको हिंट दे देते हैं, और चांसेस हैं कि 30% ऑफ द पेपर आपको सीन लगे अगर आपने पास पेपर किए हुए हैं। तो पास पेपर ज़रूर करके जाना है, इसीलिए हमने इस एक्टिविटी को सबसे एंड पे रखा था कि जब सारी कवरेज हो जाएगी तो फिर हम उसके बाद पास पेपर्स की तरफ आएंगे। देखिए असल में डिस्कशन तो हुई है, अब आपने सुना अच्छा लगा, लेकिन ये जो आपने सुना कभी लिख के तो देखें इसे। जब लिखेंगे तो पता लगेगा कि जो सुनना है और सोचना है और सोल्यूशन देखना है वो और जब लिखते हैं तो चीज़ें मिस हो जाती हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि कम टाइम हो तो हर चैप्टर के 2 सवाल, और मुनासिब टाइम हो तो हर चैप्टर के 3 सवाल इन राइटिंग लिखने हैं, प्रॉपर डिसेंसी के साथ। ये नहीं कि 2 लाइनें लिख के हाँ हाँ आइडिया सही है, बस 2-3 वो गिची मिची मारी और सोल्यूशन से देख लिया और कमाल हो गया, ऐसे नहीं। प्रॉपर एटिकेट्स को फॉलो करते हुए 3 सवाल अगर टाइम है, और नहीं है तो कम से कम 2 सवाल हाथ से गुजारें, ताकि आपको पेपर के टाइम पे शॉर्टकट की आदत ना पड़ी हुई, आपको पूरा लिखने की आदत पड़ी हो। तो ये ज़बानी डिस्कशन है, दिस इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ जो आप घर में करेंगे। अच्छा जी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हसन अली की बतानी है, आपको पता है ये उसी तरह का देखा हुआ सवाल है, उसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा सा सवाल आ गया है, फ़ौरन से समझ जाए। स्प्रिंग 2022 है, स्प्रिंग 2022 जिसमें 22% बच्चे पास हुए थे, इसका मतलब 78% बच्चे फेल हुए थे। भाई ने कहा एग्जामिनर कमेंट, मुझे लग रहा है कि शायद इसका एग्जामिनर कमेंट हाँ नहीं है हमारे पास। जिस वक्त किताब प्रिंट हुई है उस वक्त एग्जामिनर कमेंट नहीं आए थे अनफॉर्चुनेटली। जी जो नोटिस, अच्छा ये पिछले वाले सवाल में, अच्छा पिछले सवाल का एग्जामिनर कमेंट नहीं देखा, सॉरी। पिछले सवाल के एग्जामिनर कमेंट में उसने दुख का, गमो गुस्से का इजहार किया। ऑटम 19 मोस्ट एग्जामिनी 2 आइडेंटिफाइड किए, उसका इंटरेस्ट है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने नोटिस ऑफ इंटरेस्ट देना है। अगेन वो 5 नंबर के लिए तो हमने लिखना ही यही है ना कि उसने इंटरेस्ट का नोटिस देना है, और दूसरा उसने वोटिंग से बाज रहना है। और जब नोटिस देना है तो सिर्फ खाली नोटिस नहीं, मीटिंग अगर होने वाली है तो उसमें देना है, होना हो गई है तो आने वाली मीटिंग में। मार्किंग स्कीम में उन्होंने कोई बाइफरकेशन नहीं की, उन्होंने कहा पूरे सवाल को सही लिखने पे 5 नंबर मिलेंगे, तो उन्होंने सर से ही उतारा है। एक कंपनी है, लंबी चौड़ी सी रिक्वायरमेंट, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। डिस्कस द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द अबव ट्रांजैक्शन। ऊपर की ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा। ब्राउन एंटरप्राइजेज है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इशूड और पेड अप कैपिटल 500 मिलियन, ऑर्डिनरी शेयर्स और 10 रुपये का। ओएल लिमिटेड जी आ गई, ठीक। ब्राउन एंटरप्राइजेस कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल है 500 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। और एक शेयर कितने का, 10 रुपये का, यानी कि 5,000 मिलियन, 5 बिलियन उनका कैपिटल है। ओएल एक और कंपनी का जिक्र किया, टी लिमिटेड, ऑर्चिड लिमिटेड, टी लिमिटेड, विच इज़ वन ऑफ द सब्सिडरी कंपनी ऑफ ओएल। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। ऑर्चिड लिमिटेड कॉमा टी लिमिटेड, ये 2 अलग कंपनियाँ होंगी। विच इज़ वन ऑफ द सब्सिडरी कंपनी ऑफ ओएल, यानी कि ऑर्चिड और फिर टी लिमिटेड जो उसकी सब्सिडरी है। एन मोवे प्राइवेट लिमिटेड हैव सब्सक्राइब 125 मिलियन, 130 मिलियन एंड 245 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ बीईएल। इसका मतलब है 125 मिलियन शेयर्स ऑर्चिड लिमिटेड ने लिए, 130 मिलियन टील ने लिए जो कि सब्सिडरी है ओएल की, और 245 लिए मुआवे ने। कितने हो गए, 125 और 245, 370 हो गए। 500 पूरा हो गया, 3 मेंबर थे, पूरा हो गया ना 500। तो 3 मेंबर्स के पास 500 मिलियन शेयर्स हैं। तो ओएल के पास अपनी कैपेसिटी में कितने, 125, और सब्सिडरी के थ्रू कितने,
तो 125 जमा 130 155, सॉरी 255 आउट ऑफ 500, मोर देन 50% हो गया। तो सवाल ने आपको होल्डिंग सब्सिडी की कैलकुलेशन न्यूमेरिकली करवा दी। चले, ये हमें समझ आ गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ BEL हैज डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट स्टेट ऑफ आर्ट 5-story शॉपिंग मॉल इन पॉश लोकेलिटी इन इस्लामाबाद। पॉश लोकेलिटी में इन्होंने 5-story बिल्डिंग बनानी है। BEL management found a lucrative piece of land in said locality which is owned by Zakir, who is also a non-executive director of BEL and OL. BEL और OAL का एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस्टर जाकिर, और मिस्टर जाकिर के पास वो ज़मीन है जो ज़मीन खरीदना चाह रही है कंपनी। आफ्टर नेगोशिएशन BEL and Zakir principally agreed that on completion of the shopping mall, 5th floor of the shopping mall will be given to Zakir in exchange for the price of his said land. उन्होंने कहा जब हम इस पे मॉल बनाएंगे तो मॉल का 5वां फ्लोर जाकिर को दे देंगे, और जाकिर से पैसे नहीं देंगे जाकिर को वो फ्लोर दे देंगे पूरा। मज़े की डील है, खाली ज़मीन दी और बने हुए प्लाजे का 5वां, और बिल्डिंग कितनी है 5 स्टोरी, तो सबसे ऊपर का फ्लोर जो है ऐसे दे देंगे, तो छत भी इसकी, ऊपर बारबेक्यू का वो पूरा सेटअप कर ले, और तो आपने इसको एक अच्छी डील दे दी कि ज़मीन तुम्हारी, वो क्या वो गड्डी तू ले आते पेट्रोल में बांध दिया, तो वो प्लॉट तुम लाओ, बिल्डिंग हम बनाते हैं, बिल्डिंग में से एक फ्लोर तुम्हें दे देंगे, तो तुम्हारे प्लॉट की कीमत हो गई। अच्छी बात। डिस्कस द कंडीशन दैट मस्ट बी कंप्लाइड विद इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द अबव ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे ना मल्टीपल चैप्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। डायरेक्टर का इंटरेस्ट है वो भी अट्रैक्ट हो रहा है, फिर डायरेक्टर के साथ एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी अट्रैक्ट हो रहा है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किधर आंसर कर दें। आप इसे घुमा के नॉन कैश ट्रांजैक्शन की तरफ ले जाके वहाँ से आंसर कर दें, और तसल्ली से इतना आंसर कर देंगे 5 नंबर पूरे हो जाएं, टाइप 3 बना दें इसे कि लॉ ये कहता है कि डायरेक्टर के साथ अगर नॉन कैश डील हो तो वो फिर जो है ऐसे होगी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो मेंबर्स अप्रूव करेंगे और उसमें टर्म्स होनी चाहिए। इस सिचुएशन में चूंकि ये ऐसे है और ये इस तरह से इंटरेस्टेड है और ये फलाना और ये कंपनी के साथ इसका जो ट्रांजैक्शन हो रही है, चूंकि ये ज़मीन दे रहा है और ज़मीन के बदले इसको वो मिल रहा है, तो इसका देना और लेना दोनों नॉन कैश है। ज़्यादा हमने कहा था जो ट्रांजैक्शन उसकी तरफ से हो या इनकी तरफ से हो, तो अब इसमें हम ये वाली शर्तें लगा देंगे। तो एक तो ये है कि हम प्योर डायरेक्टर के चैप्टर से जाके आंसर कर दें। दूसरा ये है कि हम कह देंगे जी कौन सी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, हम डायरेक्टर की तरफ से मिस्टर जाकिर की तरफ से आके कहें चूंकि ये इंटरेस्टेड इस ट्रांजैक्शन में, तो इन्हें चाहिए कि डिस्क्लोज करें, मीटिंग अटेंड ना करें वगैरह वगैरह। तो ये ऑप्शन है, ये डिपेंड करता है आपके जवाब की खूबसूरती। मैं आपको थोड़ा सा इंटरनली बता सकता हूँ कि जब आपके पेपर चेक कर रहे होते हैं तो उनके पास कई दफ़ा एक सवाल के मल्टीपल सॉल्यूशंस भी होते हैं कि बच्चे ने ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ योर क्लैरिटी मैं आपसे शेयर करूँ कि जो पेपर चेक होना होता है ना जिस सोल्यूशन से, वो सोल्यूशन पब्लिक नहीं करते। हाँ, ये रिव्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। ये उस टाइम पे जैसे पेपर का सोल्यूशन के लिए असाइनमेंट दी ना, इसी तरह से ये असाइनमेंट देते हैं कि पूरे पाकिस्तान में से एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को चूज़ करते हैं और उसको कहते हैं कि अब हम तुमसे पेपर शेयर कर सकते हैं क्योंकि पेपर आ चुका है, ये पेपर है, ये हमारा वो सोल्यूशन है जिस पर हमने मार्किंग करनी है, तुम इसके ऊपर बताओ कि क्या बेहतरी आ सकती है। अगर तुम्हें कहीं को अल्टरनेट जवाब नज़र आ रहा है वो भी बताओ। तो उस सोल्यूशन में ऑलरेडी कई सवालों के 2-2, 3-3 जवाब लिखे होते हैं कि बच्चा ये भी जवाब दे सकता था, ये भी। फिर वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अगर ईमानदार है अपने पेशे के साथ तो वो बीच में 1-2 और अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी ऐड करने की कोशिश करता है कि देखें बच्चा उधर जाके भी आंसर कर सकता था, उधर भी। तो होता ये है कि एक दफ़ा वो अपनी तरफ से सॉल्यूशन बनाते हैं और एक दफ़ा मार्केट में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मीन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सादा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, वो जो उस सब्जेक्ट पे ग्रिप रखता हो, मोस्टली कोई ना कोई टीचर हो सकता है। तो किसी टीचर को अगर वो कहते हैं कि जी आप इसके अंदर बताएं कि मज़ीद आप क्या सजेशन देंगे, तो टीचर फिर उसमें कुछ पॉइंट ऐड करता है। तो उससे होता ये है कि उनके पास इतना कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन आ जाता है कि मल्टीपल तरह के लोग उस पर जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मैं जितना बता सकता था कैमरे में मैंने उतना बता दिया है, क्योंकि ये इनका प्रोसेस है जो कि उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि वो ऐसा करते हैं। डन। रिकॉर्डिंग रुक सकती है। तो कहानी हमें समझ आ गई। एक सवाल कई जगह से आंसर हो सकता है। एक दफ़ा देखते हैं कि जो सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है उसमें क्या है। इस सॉल्यूशन में पहले उन्होंने क्या किया है, कैलकुलेशन दी है वो 125, 130 और वो 51% बनाने के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि एक जनरल मीटिंग होगी, मेंबर्स की अप्रूवल, चूंकि डायरेक्टर है
तो फिर नोटिस देगा और नोटिस के अंदर जो है वो ये जनरल मीटिंग के नोटिस में वो सारा होगा। इन्होंने दोनों जगह से मिक्स करके जवाब लिख दिया, हल्का सा तस्करा यहाँ से किया और बाकी उस चैप्टर में चले गए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट में वो चीज़ें इस तरह से होंगी। तो इसकी क्लासिफिकेशन ज़्यादा चैप्टर 3 की तरफ बनती है। तो ये जो है वो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे याद रहे किताब के अगले एडिशन में कि ये इसकी तरफ रहे। डन। इसी अटेम्प्ट में एक और सवाल, चैप्टर 10 तो बहुत ही पसंद आ गया था ना ICAP को लास्ट टाइम। इस पूरे जोन में से ना सिर्फ चैप्टर 10 से सारे सवाल बना दिए उन्होंने। ये जो यहाँ से पूरे करने थे ना, वो एक अकेले चैप्टर 10 से सारा माल मिल गया। फिदा रहमान हैज़ बीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गोल्डन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। भाई नहीं टच करता। फिदा रहमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गोल्डन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिस्टेड कंपनी। ऑन 9 नवंबर 2021 ऑन बिहाफ ऑफ GL मैनेजमेंट फिदा रहमान एंटर्ड इनटू 2-year कॉन्ट्रैक्ट विद CPL फॉर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। ऑन 7 मार्च 2022 फिदा रहमान फादर एक्वायर्ड 12% शेयर्स इन CPL। ट्रांजैक्शन कब हुई है? 9 नवंबर 2021 को, और 7 मार्च 2022 को फिदा रहमान की अब्बा जी ने वहाँ के 12% शेयर्स ले लिए। बताएं कंपनीज एक्ट के मुताबिक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जी, अब अगेन इन्होंने आपको हिंट दिया एक ऐसी जगह का कि एट द टाइम ऑफ मीटिंग ही वाज नॉट इंटरेस्टेड बट आफ्टरवर्ड्स इंटरेस्ट हो गया, तो इसके फ़ौरन बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हो रही होगी उसमें ये नोटिस देगा। अब 6 नंबर पूरे करने तो पहले पूरा कानून बता दें। कानून ये कहता है कि आपने एट द टाइम ऑफ मीटिंग बताना है, अगर मीटिंग के वक्त इंटरेस्टेड नहीं है तो जब इंटरेस्टेड हो वेरी नेक्स्ट मीटिंग में बताना है। इस सिचुएशन में शुरू में इंटरेस्टेड नहीं थे, फलाना डेट पे चूंकि फादर ने शेयर्स खरीद लिए तब उसकी वजह से इंटरेस्टेड की डेफिनेशन में आ गए। देयरफॉर आने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में उन्हें चाहिए कि वो अपना नोटिस दे दें। तो टाइप 3 बना के भी हम इसमें कर सकते हैं। कोई और ख़ास इसमें जिक्र? फिदा रहमान है एक कंपनी की जो लिस्टेड है, लिस्टेड लिखा हुआ है। अब आप कहें चूंकि ये लिस्टेड है तो फिर ये मीटिंग भी नहीं अटेंड करेंगे, ये वो वाले पोर्शन में सिरे से गायब हो जाएंगे, वोट तो दूर की बात है। तो डिस्क्लोजर देंगे और मीटिंग से वॉकआउट कर जाएंगे। और ठीक है, बाकी बातें हमें इसमें समझ आ रही हैं। चैप्टर 10 था, चूँकि लास्ट टाइम भी आई कि अपने इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया था, तो इसके ऊपर हमने एक थॉरो डिस्कशन की। अब मुझे बताएं आज या कल? चैप्टर 7 बहुत छोटा सा है। चैप्टर 7 असल में ना बीच में काफ़ी अरसे तक गायब भी रहा हमारे सिलेबस से। पहले आया करता था फिर बाद में, और अगर देखेंगे तो एक ही तरह का सवाल बार बार रिपीट हुआ होगा उसमें हमें कम टाइम लगेगा, तो हम उसके साथ चैप्टर 6 जोड़ सकते हैं। मेरे लिए आज कल दोनों ऊपर कोई कैप नहीं है। मेरी फॉरन फाइनल की क्लास भी कुछ 6 बजे से पहले कोई नहीं है। फ्राइडे को नहीं, कल से मुराद हमने तो कल नहीं परसों फ्राइडे। हाँ उसमें मीटिंग भी है। 7 अभी कर लेते हैं, छोटा है लेकिन 7 अभी आपने रिवीजन नहीं की होगी। ठीक, चलो ठीक है, पर फ्राइडे सैटरडे पे लोड डाल देंगे, ये भी हो सकता है। इसमें तो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है क्योंकि फ्राइडे मेरा डिस्टर्ब हुआ है, वो पोस्ट रिजल्ट वाला बैच भी है और फ्राइडे को हमारा टाइम आगे पीछे हो जाता है जुम्मे की वजह से। फिर एक काम करते हैं, कल अगर आप लोगों पे ज़्यादा गरा ना गुजरे तो कल इकट्ठे होकर 6 को डिस्कस करके अगर हमें कोई 20 मिनट बच जाते हैं तो 7 भी डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो 7 फिर हम फ्राइडे पे कर लेंगे। क्योंकि फिर हमारा सैटरडे जो आखिरी होगा उसमें होंगे फिर मीटिंग डायरेक्टर्स। अदर तो छोटा सा ही है, अदर में एक ही तरह का चीफ एग्जीक्यूटिव सवाल है, बार बार रिपीट हुआ होगा। ठीक है, सही है। फिर मेरे ख्याल में कल मिल लेते हैं, कल 2:45 बजे। बस 15 मिनट आपने लेट आना है। पिछली क्लास वालों को मैं 2:45 छोड़ता हूँ, वो पोस्ट वाले हैं तो भी उनके साथ ज़रा चल ही रहा है मजाक।